नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। पीसीएस का प्रीलिम्स कुछ ही महीने शेष है। तैयारी को अंतिम दिशा देने का, अंतिम रूप देने का समय आ गया है और उसमें आपको अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा, नहीं तो साल भर में आपने जितना पढ़ा है वो सब भूल जाएगा। तो भूलने की समस्या से बचने के लिए लगातार आपको टेस्ट हल करने होंगे और आपकी सुविधा की दृष्टि से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओर से ये श्रृंखला चलाई जा रही है जिसके बहुत सारे वीडियोज आपने पहले भी देखे। अब ये उसी कड़ी में अगला पार्ट है। यहाँ पर हम सेक्शन वाइज पूरे टॉपिक जो है उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री को हमने इसमें उठा लिया है। इतिहास के कुल मिलाकर 100 प्रश्न हैं जिन्हें कि हम देखने वाले हैं। सभी अच्छे प्रश्न हैं। ध्यान से प्रश्नों को देखिएगा, हल करने का प्रयास करिएगा और अपने उत्तर आप कमेंट सेक्शन में या स्कोर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए इस अच्छे काम को शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला प्रश्न आप देखें और हाँ, हिस्ट्री के तीनों ही पार्ट इसमें कवर करने वाले हैं, मतलब प्राचीन से शुरू करके हम आधुनिक की ओर जाएंगे। पहला कथन आपसे पूछ नहीं रहा है बल्कि कुछ करने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि आप अरेंजमेंट करके बताइए कि सही क्रोनोलॉजी क्या होगी। ये जो चारकोलिथिक कल्चर्स इंडिया के दे रखे हैं उनकी, ठीक है, मतलब ताम्रयुगीन जो संस्कृतियां हैं उनके नाम दिए हैं, इनका जो कालानुक्रम है वो आपको व्यवस्थित करना है। तो देख कर बताएं। इसमें कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे का नाम दिया है, ये 4 हैं और नीचे जो व्यवस्था है उसे देख लीजिए। अब ये जो पहला प्रश्न है, अगर इसे ध्यानपूर्वक आप देखें तो ये पहले से ही क्रम में है, मतलब जिस क्रम में यहाँ लिस्ट बनी हुई है उसी क्रम में आपको रख देना है। तो कायथा सबसे पहले आएगा, उसके बाद नंबर आएगा आहाड़ का और उसके बाद मालवा और अंत में जोरवे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा जो सी वाला विकल्प है वो अधिक सही होता है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। महदहा एक मेसोलिथिक साइट है, यानी मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से हमें स्लाटर हाउस का जो एविडेंस है वो प्राप्त होता है। पशुओं को यहाँ पर वध किया जाता था। और भारत में ओल्डेस्ट स्टोव का एविडेंस जो है, प्राचीनतम चूल्हे का जो साक्ष्य है, वो आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बिलासुर गांव, वहां से प्राप्त हुआ है। अब ये दोनों सूचनाएं दे तो दी हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। गलत हो सकता है कुछ, तो देख कर बताइए। और इसमें आप डी को चुन लीजिए क्योंकि दोनों ही चीजें जो है वो सही हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। डोलमेन का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। डोलमेन एक शब्द है। अब इसमें एक चीज तो कंफर्म हो जाती है पूरे विकल्पों को देखकर कि ये असल में एक मौसिलियम है, यानी समाधि है। लेकिन समाधि है तो ये किस चीज के ऊपर बनी हुई है, मतलब नीचे क्या चीज है इसके, ये आपको बताना है। तो बताइए। इसके नीचे बंजर जमीन है, मतलब बंजर जमीन के ऊपर इसको बना दिया गया है, या नीचे मुर्दे गाड़कर यानी डेड बॉडी को दफनाकर और उसके ऊपर इसका निर्माण किया गया है, या किले के ऊपर बनी है, या महल का जो ध्वंसावशेष था उस पर बनाया गया है। बताइए। तो समाधि आमतौर पर किस चीज के ऊपर बनती है? नीचे शवों को दफनाया जाता है या शव के जो अवशेष होते हैं उनका दफन किया जाता है, अंतिम संस्कार होता है और उसके ऊपर समाधियां बनाई जाती हैं। तो ये जो मौसिलियम होते हैं ना, ये गड़े मुर्दों के ऊपर बनाए जाते हैं और इनको कहा जाता है डोलमेन। तो इसमें से हम बी वाले विकल्प को चुन लेंगे, बरीड डेड। ठीक। अब इसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, अच्छे वाले कथन है, गलत की तलाश आपको करनी है। तो कहा जा रहा है कि गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है लंघनाच। 14 मानव कंकालों के साक्ष्य वहां से प्राप्त होते हैं। जो 14 ह्यूमन स्केलेटन्स हैं वो वहां से मिले हैं। दमदमा जो है वो यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जो कि असल में मेसोलिथिक साइट है और काफी इंपॉर्टेंट है। और प्रतापगढ़ में ही एक और स्थान है जिसका नाम है सराय नाहर राय, और वहां से हमें एक ऐसा मौसिलियम यानी एक ऐसी समाधि प्राप्त हुई है जिसमें कि 4 ह्यूमन स्केलेटन्स जो है उन्हें एक साथ दफन किया गया है। असल में शवों को दफन किया गया था, वो कंकाल बन गए। तो आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है। तीनों कथन आप देख रहे हैं, नीचे विकल्प आपके सामने है। अब ये जो चौथा प्रश्न है इसमें गलत की तलाश आपको करनी है। पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं। लंघनाच से 14 मानव कंकाल मिले हैं। दमदमा जो है ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। और सराय नाहर राय जो है ये भी प्रतापगढ़ का है और यहाँ से 4 ह्यूमन स्केलेटन्स जो है वो एक समाधि में पाए गए हैं। बताइए गलत कहाँ पर है। तो गलती इसमें देखिए कहीं भी नहीं है, ये सारी सूचनाएं सही है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं कहीं ह्यूमन स्केलेटन्स की संख्या में हेरफेर पाया जाता है, लेकिन आमतौर पे 14 ही मिले हैं। और दमदमा जो है ये मध्य पाषाणकालीन स्थल प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, और प्रतापगढ़ में ही सराय नाहर राय नाम की जो जगह है वहां से 4 मानव कंकालों को यानी 4 शरीरों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, 2 पुरुष और 2 स्त्रियां। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, इसलिए हम कोई भी ऑप्शन चुन नहीं सकते। हाँ, सही पूछता तो हम डी का चयन करते। इसके बाद 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ कहा गया कि नियोलिथिक साइट्स दी हुई है, लोकेशन दी है, मिलान करके बताइए कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। तो गुफ कराल है, कोल्डिहवा है, सेनुअर है और सरतारू है। आप बताइए। कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। मिलान करना है और नीचे कोड दिया है।
और इसमें देखिए आमने सामने मिला लीजिए, जो गुफ कराल है वो कश्मीर में है, ठीक है, और कोल्डिवा आपका उत्तर प्रदेश में है, सेनुअर बिहार में है, और सरतारू या सरुतारू आप इसे कहिए वो असम में है। तो हमने डी का चयन किया है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, डी वाले को हमने चुना, आमने सामने मैच करना था। छठवें प्रश्न को देखिए, सेलेक्ट द साउदर्न मोस्ट साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थान है उसका चयन आपको करना है। तो सुतकांगेडोर है, आलमगीरपुर है, मांडा है और दैमाबाद। बताइए सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ेगा? तो ये कौन से राज्य में स्थित है? अगर आपको ये मालूम हो जाए तो आप आराम से इसे मिला सकते हैं। और देखिए इसमें दैमाबाद सबसे दक्षिणी है, ठीक है, ये सबसे दक्षिण में है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बाकी जो है उनके बारे में भी आप देख लें। तो इसमें ऐसा पूछा जाता है, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ऐसे पूछते हैं, ठीक। तो सबसे पश्चिमी वाला जो सबसे वेस्ट में है वो सुतकांगेडोर है, जो कि अभी भारत में नहीं बलूचिस्तान में पड़ता है। और सबसे पूर्वी वाला आलमगीरपुर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। मांडा जम्मू कश्मीर का जो है ये सबसे उत्तरी कहा जाएगा, सबसे नॉर्थ में यही है। और दक्षिणी वाला आपने देख लिया, तो डी को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखें। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कालीबंगा से हमें बैल की तांबे की मूर्ति यानी कॉपर आइडल जो है वो प्राप्त हुआ है। लोथल से वही कुत्ते का प्राप्त हुआ है, मतलब कॉपर का आइडल यानी कॉपर की जो मूर्ति है वो कुत्ते की प्राप्त हुई है लोथल से। और मेलुहा शब्द जो है ये सिंध क्षेत्र से संबंधित है, जबकि दिलमुन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया में एक जगह है यमन, वहां से। अब इसमें आपको गलत की तलाश करनी है, मतलब जो कथन गलत हो उसकी तलाश करनी है। बताइए, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। देखिए दिलमुन जो है ये असल में यमन को नहीं कहा जाता है बल्कि बहरीन को कहा जाता है, और हाँ ये गल्फ ऑफ पर्सिया में स्थित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये फारस की खाड़ी में है, लेकिन यमन नहीं है, ये बहरीन है। बाकी सब सही है। आठवें को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं बल्कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको तलाशना है। तो सही की पहचान करिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता से प्राप्त जो सील हैं, मतलब मुहरे हैं, वहां से पीपल के वृक्ष की आकृति हमें प्राप्त होती है। मतलब उन मुहरों पर क्या बना हुआ है? पीपल का पेड़ बना है, जो कि काफी पवित्र माना जाता था। कालीबंगा एकमात्र ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्थान था जिसका कि जो लोअर टाउन यानी निचला शहर है वो भी दीवार से घिरा हुआ था। चारों ओर से प्रोटेक्शन के लिहाज से दीवार बनाई गई थी। और हरियाणा में एक जगह है बनावली, जहाँ से कि हमें पकी हुई मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, खिलौना हल प्राप्त हुआ है। असल में वो मॉडल है, और उसी के आधार पर जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं बड़े आकार के डिज़ाइन किए जाते थे। पहले मॉडल बना के छोटा सा देख लेते थे, उसके बाद बड़ा बनाते थे। तो आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है? सही की तलाश करनी है। आठवां प्रश्न आप देख रहे हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें सभी सही है, जितनी सूचनाएं हैं सब सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। हरियाणा का जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सरस्वती रिवर है, और उनके तट पे कुणाल नाम का एक स्थान पाया जाता है। कुणाल नाम की एक साइट पाई जाती है, और उसी के बारे में नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से गलत की तलाश आपको करनी है। तो कुणाल की खोज करने वाले जो इतिहासकार यानी पुरातत्वविद थे, उनका नाम था जगपति जोशी और R.S. बिष्ट। मतलब अकेले नहीं खोजा था, दो जने ने मिलकर खोजा था, और समय था 1976 का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हड़प्पा कालीन जो स्थल है उसमें कुणाल से हमें गर्त आवास यानी पिट ड्वेलिंग का जो प्रमाण है, एविडेंस है, वो प्राप्त होता है। लोग गड्ढा बनाते थे, नीचे आवास उनका स्थित होता था। ऐसा कई कारणों से किया जाता है, कभी कभी सुरक्षा के लिहाज से, कभी कभी प्राकृतिक कारणों की वजह से। और हड़प्पा शैली जो है उसमें लाल मृद भांड सबसे पहले हमें कुणाल से ही प्राप्त होते हैं। ये जो रेड पॉटरी है, मिट्टी के लाल लाल बर्तन, तो ये हमें कुणाल नाम के स्थान से ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें आप बताइए गलत कौन सा है? पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, नीचे विकल्प भी दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल पहला वाला गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया है देखने में भले ही ये सही दिखाई देता हो, लेकिन इसी में गलती है, बाकी दोनों एकदम सही हैं। ठीक है, इसमें गलत क्या है? तो समय गलत दिया है। 1976 नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? 74 होना चाहिए। जगपति जोशी और R.S. बिष्ट के द्वारा 1974 में इसे खोजा गया था। बाकी सूचनाएं सही है, तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। 10वें प्रश्न को देखें। यहाँ कहा गया कि सिंधु सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थान है, एक तो मुंडीगाक है, दूसरा शोरतुगुई है। ये दो जगहों के नाम है। ये कहाँ पर स्थित है, कौन से देश में पड़ेगा? अगर आप इन्हें देखने जाना चाहें तो कहाँ जाएंगे बताइए? यहाँ देशों के नाम दिए हैं, नीचे आप देख रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में ये दोनों ही स्थान यानी मुंडीगाक और शोरतुगुई आपको दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो दो ही कथन है। पहले वाले में कहा जा रहा है कि जल भंडारण का जो साक्ष्य है वो लोथल से प्राप्त हुआ है, मतलब वाटर स्टोरेज का जो सबसे पुराना प्रमाण है वो हमें लोथल से मिलता है। और हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी, इतना ज़्यादा एडवांस इन लोगों का नॉलेज था, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन्होंने बनवाई थी, तो वो हमें प्राप्त होती है धौलावीरा नाम के बहुत पुराने स्थान से। आप ये बताइए कि इसमें सही कौन सा है? अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो प्रश्न को देखिएगा, जल भंडारण का जो साक्ष्य है वो लोथल से नहीं प्राप्त हुआ है। जल भंडारण का जो सबसे पुराना प्रमाण हमें प्राप्त होता है वो भी धौलावीरा से ही प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो खगोलीय पर्यवेक्षणशाला खोजी गई है ये धौलावीरा से ही प्राप्त हुई है। कच्छ में पड़ता है धौलावीरा, और वहां से ये दोनों चीजें मिली हैं। तो इसमें से सही कौन सा होगा? सही की तलाश हमें करनी है। सिर्फ इसका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वही सही है, तो हम बी का चयन करते हैं।
इसके बाद 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। ये देख लीजिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना इसीलिए आवश्यक होता है कि आपसे क्या खोजने के लिए कहा जा रहा है, सही की तलाश करने के लिए कहा जा रहा है या गलत की। तो धैर्यपूर्वक पढ़िएगा परीक्षा में। अब यहाँ देखिए, गलत विकल्प का चयन करेंगे तो पहला कथन आपको बताता है कि जो ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो का मिला है उसको खोजने वाले व्यक्ति थे आर.डी. बनर्जी। सबसे बड़ा ये स्नानागार था जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। खोजने वाले आर.डी. बनर्जी थे। और पहली जो आर्यन इन्वेशन की थ्योरी है वो असल में आर.बी. चंद के द्वारा दी गई थी और उन्होंने कहा कि आर्यों का हमला होता है पश्चिमी क्षेत्र से भारत में और यहाँ पर आकर वो सिंधु सभ्यता को तबाह कर देते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि आज़ादी के बाद जब देश का बंटवारा हो जाता है तो एक बड़ा हिस्सा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थानों का था वो पाकिस्तान में चला जाता है। तो जो बचे खुचे स्थान थे वो भारत में थे और उसके बाद जब खोज होनी शुरू होती है तो कौन से स्थान पर सबसे ज़्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित साइट्स खोजी जाती है, भारत का वो कौन सा स्थान है, कौन सा राज्य है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो आंध्र प्रदेश राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्थल आज़ादी के बाद खोजे गए। और भिराना जो हरियाणा में स्थित स्थान है वहाँ से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं कि वो मैच्योर हड़प्पन साइट के तौर पे जाना जा सकता है। तो आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है। ये पूरे स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और ऐसे प्रश्न जिसमें कि स्टेटमेंट आपको ज़्यादा भारी दिखाई देते हैं तो उसमें ऐसा होता है ना कि जो गलत कथन होता है वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का होता है, पहचानना आसान होता है। इसमें गलती वाली जो जगह है वो सी वाला ऑप्शन है, इसको चुन लीजिए। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि गुजरात से सबसे ज़्यादा जो सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए स्थान है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उनकी खोज की गई है। तो यहाँ पर आंध्र नहीं होना चाहिए था बल्कि गुजरात होना चाहिए था, बाकी सब सही। 13वें प्रश्न को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनकर बाहर करना है। तो जिंद अवेस्ता जो है वो जोरोएस्ट्रियन रिलीजन का सबसे पुराना टेक्स्ट है, पुरानी बुक है और ये काफ़ी पवित्र मानी जाती। विदथ जो है ये एक प्राचीन संस्था थी जो कि आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता से जुड़ी हुई थी। आजीवन अगर कोई अनमैरिड रहे, पुरुष कोई अविवाहित रहे तो उसको कहा जाता था अमाजू। याद रखिएगा, ये मेल के लिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा। ये घोड़े को पालते थे, हालांकि गाय को पूज्य मानते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। अब ऐसे प्रश्न में आप गलतियां ढूंढेंगे तो देखिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो ज़्यादा गलत दिखाई देता है। ये पुरुषों के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। अमाजू उन महिलाओं को कहा जाता था जो कि स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अविवाहित रहना पसंद करती थी, आजीवन कभी भी विवाह न करने का संकल्प लेती थी। तो सन्यासिनी होती थी, उनके लिए अमाजू शब्द का इस्तेमाल होता था। तो यहाँ पुरुष नहीं बल्कि महिला होना चाहिए और सब सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। तो ऋग्वेद का कंपाइलेशन करने वाले महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। द्वीप पर जन्म लेने की वजह से इन्हें द्वैपायन कहा गया। और जब ये वेदों का कंपाइलेशन करते हैं, वेद बिखरे हुए रहते हैं, उन्हें इकट्ठा करने का काम करते हैं, तो इनको वेद व्यास कहा गया, ऐसा इसमें दिया है। और ऋग्वेद में सबसे जो प्राचीन और पवित्र नदी मानी गई है वो है सरस्वती और उनके लिए नदी तमा नाम का जो शब्द है, संबोधन है, वो इस्तेमाल किया जाता था। असतो मा सद्गमय ये जो स्लोगन है, मतलब श्लोक का एक छोटा सा पार्ट है, ये असल में एक उपनिषद से लिया गया है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। और वर्ण शब्द को सबसे पहले हम देख सकते हैं ऋग्वेद में, 4 वर्ण। तो आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। गलती अगर ढूंढी जाए तो इसमें भी जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत होता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतम गमय। तो ये जो श्लोक है, इसकी पंक्तियां, ये हम कहाँ से ले सकते हैं? मुंडकोपनिषद से नहीं बल्कि बृहदारण्यकोपनिषद से इसे उठाया है। मुंडकोपनिषद से अगर हम देखें तो सत्यमेव जयते जो हमारा ध्येय वाक्य है भारत सरकार का, वो लिया गया है। प्लस उसी में कहा गया है कि यज्ञ जो है वो टूटी नाव के समान है जो कि किसी को पार नहीं उतार सकता। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। तो वो सब हमें मुंडकोपनिषद में दिखाई देता है, लेकिन बृहदारण्यकोपनिषद जो है उसमें हमें ये स्लोगन दिखेगा। तो ये कथन गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, ये आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे हरहा नाम की जगह है और वहाँ से हमें राजा ईशान वर्मन का हरहा पत्थर शिलालेख प्राप्त हुआ है, मतलब स्टोन इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है। और इसके बारे में ये भी बता दिया गया कि ये मौखरियों का सबसे पुराना साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है। मौखरी वंश का सबसे पुराना प्रमाण हमें इसी हरहा अभिलेख से प्राप्त होता है। लेकिन ये कौन से जिले में पड़ता है ये आपको बताना है। कभी कभी राजा का नाम और डायनेस्टी का नाम पूछ देता है, तो आप प्रश्न से देख सकते हैं। अब इसमें जिले का नाम बताइएगा। अब देखिए ये 12बंकी है, इसमें आप देखें 12बंकी से ये हरहा वाला जो पत्थर शिलालेख है वो प्राप्त हुआ है। जो 12बंकी के रहने वाले हैं वो आराम से बता सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए क्योंकि आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यूपी से रिलेटेड एक छोटी से छोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो हमने ए को चुन लिया। इसके बाद 16वें प्रश्न में चलते हैं और यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपसे चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो भितरगांव टेम्पल जो है इसकी लोकेशन है कानपुर में, मतलब उत्तर प्रदेश में, और इसका निर्माण हुआ था 5th सेंचुरी AD से लेकर 6th सेंचुरी AD के बीच में। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में मंदिर खड़ा हो जाएगा या कोई चीज़ बन जाएगी। ऐसी जो इमारतें होती हैं, स्थापत्य होते हैं, उनको बनने में समय लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है, शताब्दियाँ बीत जाती हैं, तो वही दिया हुआ है। और गौरिक पॉटरी जो है असल में ये गैरिक है। गैरिक मतलब गेरू से रंगी हुई और बनी हुई। तो जो गैरिक पॉटरी है इसका नाम इंद्रप्रस्थ में रखा गया था, इंद्रप्रस्थ में इसका नामकरण हुआ था।
और प्राकृत लैंग्वेज जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे सातवाहनों के द्वारा यूज़ की जाती थी। बोगज कोई इंस्क्रिप्शन जो है इससे हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है कि जो आर्य लोग थे वो ईरान से भारत में आते हैं और ज़्यादातर लोग इससे सहमत भी हैं। तो आप ये बताएं कि इसमें गलत कौन सा है, गलती की तलाश करनी है। गलती यहाँ पर बी वाले स्टेटमेंट में है, ध्यान से देखिएगा। ये गैरिक पॉटरी जो है ना, मृदभांड है, इसका नामकरण इंद्रप्रस्थ में नहीं होता है बल्कि हस्तिनापुर में होता है, कुरु साम्राज्य की सबसे पुरानी राजधानी। बाद में नई वाली बनती है इंद्रप्रस्थ, महाभारत के बाद जब हस्तिनापुर तबाह हो जाता है तब। तो इसे हमने चुना। प्रश्न संख्या 17, कौन सा गलत है बताइए। तो शतपथ ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ है वेद का, उसमें पुरुष मेध नाम का जो शब्द है उसका जिक्र दिखाई देता है। पुरुष मेध क्या है? यज्ञ है, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है वैसे ही पुरुष मेध यज्ञ। और पहला जो अखिल भारतीय साम्राज्य है, ऑल इंडिया एम्पायर है यानी अखंड भारत है, उसकी स्थापना बिंदुसार ने की थी। पाटलिपुत्र नगर का जो अवशेष है, रिमेनिंग पार्ट है, ये पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। समय के साथ यहाँ बदलाव आता है और इसकी जो पूरी वैभवशीलता है वो खत्म हो जाती है। तो उसका जो अवशेष है वो हमें कुप्रहार नाम के एक स्थान से प्राप्त होता है। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। भारत का पहला अस्पताल और एक औषधि का बगीचा यानी मेडिसिन गार्डन जो है, इसको बनवाने वाला सम्राट अशोक था। अब आप ये बताएं कि इसमें कौन सा गलत है। 17वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसमें बी वाले को चुन लीजिए। फर्स्ट ऑल इंडिया एम्पायर जो है पहचान में आ जा रहा है। ऐसे जो होते हैं ना प्रश्न जिसमें कि ज़्यादा आपको भारी भरकम स्टेटमेंट दिखाई देते हैं, तो जो गलत होता है वो आसान दिया होता है। आप भी जानते हैं कि अखंड भारत की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार ने नहीं की थी बल्कि इनके पिताजी यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने ही अखंड भारत को स्थापित किया था, भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। जौनपुर प्रस्तर अभिलेख जो है, जौनपुर स्टोन इंस्क्रिप्शन, उसका संबंध राजा ईश्वर वर्मन से है। ये कौन से राजा है? ईश्वर वर्मन है, यहाँ पर दिया हुआ है। समुद्रगुप्त को हम सबसे पहले जान पाते हैं, उनका उल्लेख हमें प्राप्त होता है गया ताम्रपत्र लेख से, यानी गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है वहां से हमें इनकी जानकारी मिलती है। और प्रबंध चिंतामणि नाम की एक बुक है जो कि 14वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें काफ़ी अच्छी सूचनाएं देती है। ठीक है, पॉलिटिकल और कल्चरल लाइफ हमें 14वीं सेंचुरी की पता चलती है। तो आप ये बताएं कि सही कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इन सूचनाओं को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका डी वाला कथन, मतलब डी वाला जो विकल्प है वो सही होता है। तीनों ही जानकारियां सही हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तीनों कथन सही है और तीनों से अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रबंध चिंतामणि जो है ये पूरा 1305 में मेरु तुंगाचार्य के द्वारा लिखी गई किताब है और जैन साहित्य से संबंध है इसका, मतलब जैन धर्म से ये रिलेटेड है। तो इसमें रचनाकर्ता का नाम भी पूछा जा सकता है। तो आगे चलते हैं। डी वाले को हमने चुन लिया। प्रश्न संख्या 19। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पुलकेशिन सेकंड का जो एहोल अभिलेख है उसमें संस्कृत के कवि और नाटककार यानी महाकवि कालिदास का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ये संस्कृत के महान कवि थे और निरक्षरता से उठकर इन्होंने इतनी बड़ी विद्वता प्राप्त की थी। ये अच्छी बात है, मतलब गौरव की बात। इसके बाद दक्षिण भारत का जो तक्कोलम का काफी फेमस बैटल था वो असल में चोल राजाओं और राष्ट्रकूटों के बीच में जमकर हुआ था। काफी घना संघर्ष था। चीनी यात्री है माधवलिन और उसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का ब्यौरा दिया है। मतलब चालुक्य डायनेस्टी के टाइम में चाइना से इंडिया का रिलेशन कैसा था वो माधवलिन ने बताया है। और रोहिलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। तो ये कुल मिलाकर 4 जानकारियां हैं जो कि आपके सामने यहाँ पर कथन के तौर पर दिखाई दे रही है। आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो चुनकर बाहर करना है। बताइए। तो डी को चुन लीजिए, जो सबसे सरल वाला है वही गलत है। जेजाक भुक्ति आपने 2500 बार पढ़ा होगा कि ये रोहिलखंड का नाम नहीं है। ये किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को पहले कहा जाता था। बुंदेलखंड का पुराना नाम था जेजाक भुक्ति। तो यही वाली जानकारी इसमें गलत है। बाकी जितनी सूचनाएं हैं वो सभी सही है। 20वें प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा गया कि मौर्यन पीरियड के बाद का जो समय है, मतलब मौर्य साम्राज्य जो है वो अशोक के बाद से, सम्राट अशोक के बाद से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि उत्तराधिकारी जो है वो धर्म प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे करके इसका पतन होना शुरू हो जाता है। जो वैभव चरम सीमा पर था अशोक के समय में वो धीरे धीरे नीचे होने लगता है। तो मौर्यन पीरियड के बाद सौराष्ट्र में गवर्नर बनते हैं सुविशाख और इनके द्वारा, मतलब इनके सौजन्य से कौन से शासक रुद्रदामन के आदेश पर सुदर्शन झील को एक बार फिर से पुनर्जीवित करवाया गया था। ये बनी तो पहले ही है लेकिन इसको फिर से एक बार इसका रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन का काम होता है। तो बताइए कि ये कौन सा शासक है रुद्रदामन। रुद्रदामन का आप अभिलेख पढ़ते हैं, काफी प्रसिद्ध शासक है, प्रतापी भी है। लेकिन ये शक राजा है, पल्लव राजा है, पांडे हैं कि सातवाहन है। तो रुद्रदामन कौन था? ये शक क्षत्रप था, आपने पढ़ा है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? इसका जो बी वाला ऑप्शन है उसे। शक राजा था रुद्रदामन और उसी के ऑर्डर पे ये सौराष्ट्र का राज्यपाल है सुविशाख, जिसने कि सुदर्शन झील को पुनर्जीवित करवाया। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है वाटर टैक्स की, यानी पानी पर लगने वाले कर की। आपको ये बताना है कि कौन सी डायनेस्टी के द्वारा इस कर को इंप्लीमेंट किया गया था। थोड़ा सा विचित्र कर है और ऐसे विचित्र कर लगाने का जिम्मा किसके ऊपर था? तो बताएं, इसमें गढ़वाल डायनेस्टी है, परमार राजवंश यानी परमारों की डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट है और चालुक्य भी है।
तो ऐसे जो विचित्र कर लगाने का काम है वो असल में गढ़वाल डायनेस्टी के जिम्मे होता था। ये कई प्रकार के अनोखे कर लगाते थे जो कि आमतौर पर कोई भी शासक सोच नहीं सकता। कई सारी प्राकृतिक वस्तुओं पर कर लगता था। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? इसका जो ए वाला ऑप्शन है, ठीक, गढ़वाल डायनेस्टी। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया है, कहा जा रहा है कि सही कौन सा है बताइए। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, इन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था और हराने की एवज में इन्होंने वातापी कोंड की टाइटल को एज्यूम कर लिया था। जब राजा बड़ा युद्ध जीतते थे, बड़ी सफलता प्राप्त करते थे, तो अपनी विजय कीर्ति स्थापित करने के लिए कोई टाइटल वगैरह धारण करते थे, तो वो दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये है कि श्रवणबेल गोला जो है, दूसरा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, श्रवणबेल गोला नाम की जगह जो है उसको जैनों का, जैन धर्म का काशी कहा जाता है और यहाँ पर गोमतेश्वर की काफ़ी ऊंची प्रतिमा है और उसके लिए ये फेमस है। विशुद्धि मग्ग ये बुद्ध घोष के द्वारा रचा गया पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। त्रिपिटक के बाद इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है थेरवाद में। ये सारी सूचनाएं हैं, आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं, नीचे 3 स्टेटमेंट और उसके बाद उसी के आधार पर विकल्प दिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा और बताइएगा। और 22वां प्रश्न जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से डी वाला, क्योंकि तीनों ही कथन सत्य हैं, किसी को भी हम छांट कर बाहर नहीं कर सकते। ठीक, तीनों सत्य हैं। श्रवणबेल गोला को जैन धर्म में काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैन धर्म में जीवन का अंत करने की एक परंपरा है संलेखना, जिसे कि आज के समय में सिंझारा कहा जाता है। तो इसमें अन्न जल का त्याग करके हवा पीकर लोग जीवित रहते हैं, शरीर कमजोर होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। स्वेच्छा से मृत्यु ग्रहण करने का जैन धर्म में एक तरीका होता है। तो संलेखना करने के लिए पहले भी लोग, और आज के समय में भी ये सिस्टम चला आ रहा है, मतलब कम हो गया है लेकिन फिर भी दिखाई देता है, श्रवणबेल गोला की ओर प्रस्थान करते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को आपने सुना है कि वो जैन संतों के साथ श्रवणबेल गोला चले जाते हैं और वहां पर उपवास करके अपने शरीर का त्याग करते हैं। तो ये मोक्ष प्राप्ति का स्थान है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में काशी है, वाराणसी में मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लोग मानते हैं ऐसा। तो यहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली की बहुत ऊंची प्रतिमा है, 12 साल के अंतराल पे महामस्तकाभिषेक होता है। ये कौन है? ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो ये सारी सूचनाएं सत्य हैं। अब इसके बाद 23वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। मुल्तान का जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, इसका जिक्र बहुत सारे यात्रियों ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने किया है। तो आपको ये बताना है कि नीचे जो नाम दिए हैं उनमें से किन किन लोगों ने इसके बारे में बताया है। तो वेनसांग ने इसे बताया, मतलब इसके विषय में चर्चा की है। अबू जई, अल मसूदी और अल बरूनी ने भी चर्चा की है। बताइए किसने की है? इन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी, यात्रा वृतांत लिखे, तो उसमें मुल्तान के सन टेम्पल का जिक्र किसने किसने किया है ये आपको चुनकर बताना है। 23वां प्रश्न आप देखें और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ आप चुन लीजिए, सभी ने किया है। इन सभी ने कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों में, अपने विवरणों में ये चीज़, मतलब मुल्तान का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर था उसका उल्लेख किया है। इसके बाद 24वें प्रश्न में देखिए, यहाँ कहा जा रहा है तीन नहीं बल्कि 4 स्टेटमेंट है और सही विकल्प कौन सा है आपको बताना है। तो गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काफी विस्तृत था, बृहद था, तो उसके साम्राज्य में गुजरात भी आता था। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उस चीज़ से, मतलब स्टोन इंस्क्रिप्शन है, उस चीज़ से ये बात प्रमाणित होती है। वहाँ से हमें इस बात का साक्ष्य प्राप्त होता है कि वहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन फैला हुआ था। अशोकाराम मठ की जो लोकेशन है वो है पाटलिपुत्र। और ऋग्वैदिक काल का जो शुरुआती दौर था, बाद वाले में ये चीज़ें थोड़ी हल्की हो जाती हैं, लेकिन शुरुआती दौर में गाय को काफ़ी मूल्यवान संपत्ति माना जाता था, सबसे प्रीशियस आइटम यही होता था। ठीक है, और इसे अगन्या कहा जाता था। और जब कोई अतिथि आपके घर आए तो उसको जब जाने लगे तो रिटर्न गिफ्ट के तौर पे गायें दी जाती थी और इसीलिए अतिथि का नाम पड़ गया गोहंता। और बाद में लोग समझने लगे कि गाय को मार कर खाते थे, ऐसा नहीं था, गायों को गिफ्ट किया जाता था। तो वो हमारी गायों को हर कर ले जाएगा, अतिथि आया अब देनी पड़ेंगी गायें, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया गोहन या गोहंता। तो ये सारी सूचनाएं हैं। और अंत में कहा गया कि शिशुनाथ के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति जो है वो काफी फैल गई थी। बताइए इसमें सही कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट है। तो 24 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाना चाहिए। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सभी सही है, सारी जानकारियां यहाँ पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। मगध ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो अंतिम समय था, वहां से बहुत तेज अपनी शक्ति को बढ़ाने लगता है। बृहद्रथ राजवंश के समय से इसकी शक्ति काफी ऊंची होने लगती है, जरासंध इसकी शक्ति को शिखर तक ले जाता है। और बाद में जो ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलता है कि उसमें शुरुआत होती है हर्यक डायनेस्टी से और बाद में बहुत सारे राजवंश तो मगध की शक्ति को निरंतर आगे ही बढ़ाते हैं। तो मगध बहुत फैल जाता है और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक तो आप देखते हैं कि ये मगरमच्छ की भांति अपने आसपास के जो महाजनपद है उन्हें निगलना शुरू कर देता है। तो ये सारी बातें सत्य हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कुट्टनी मातम, कुट्टनी मत भी इसको कहा जाता है, कई सारे नाम आप इसके देखते हैं। ये एक किताब है। अब आपको ये बताना है कि इसके लेखक समुद्रगुप्त थे भी या नहीं। समुद्रगुप्त इसके लेखक का नाम बताया। और चीनी यात्री है फाहियान, जो कि तांग रूलर्स की राजधानी, मतलब उनकी कैपिटल हुआ करती थी चांगान, वहां से अपनी इंडिया की यात्रा को शुरू करता है। भारत यात्रा उसकी शुरू होती है और कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट करता है? ये चांगान नाम की जगह है, वहां से। और अल मसूदी जो है ये पाल शासक महिपाल फर्स्ट के समय में भारत आते हैं। ये पाल रूलर है महिपाल प्रथम, जिनके समय में अल मसूदी जो है वो भारत की यात्रा पर आता है। अब आप ये बताइए कि इसमें कौन सा सही है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, 25वां प्रश्न।
और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी होना चाहिए। एकमात्र जो इसका दूसरा वाला स्टेटमेंट दिया है यही सत्य है, केवल ये बीच वाला सही है कि ये तांग शासकों की राजधानी है चांगान, वहां से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करता है भारत के लिए, भारत आता है। कुट्टनीमत ये जो ग्रंथ है ये समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं बल्कि दामोदर गुप्त नाम के एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ गुप्त देखकर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यहाँ पर दामोदर गुप्त होना चाहिए था। और जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है अल मसूदी, ये महिपाल प्रथम के समय में तो भारत आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पाल यहाँ पे लगाने का मतलब ये नहीं कि वो पाल डायनेस्टी के थे। ये जो महिपाल प्रथम नाम के राजा का यहाँ जिक्र है ना, ये बगदाद का यात्री था पहली चीज़ तो, और ये अरब का हेरोडोट्स कहा जाता है, काफ़ी इतिहास की जानकारी से थी। तो ये प्रतिहार शासक थे महिपाल प्रथम, जिनके समय में ये भारत आता है। ये पाल रूलर नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिहारों के शासक थे। ठीक, तो इसमें से सिर्फ दूसरा वाला सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछ लिया गया कि जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से गलत कौन सा है बताइए। तो राज तरंगिणी जो है वो एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जिसको कि कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है और ये महाभारत स्टाइल में लिखी गई है। महाभारत को जिस शैली में आकार दिया गया है उसी की तरह से इसका भी रूप यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसमें हमें दिखाई देता है 1148 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच का जो समय है उसमें पूरी हिंदू डायनेस्टी जो कश्मीर की थी उनकी सिस्टमेटिक हिस्ट्री, काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को दर्ज किया गया है। ऐसा कम ही इतिहासकार कर पाते हैं, लेकिन कल्हड़ ने किया। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। और हिंदुस्तान वर्ड जो है इसका पहला मेंशन हमें ससाइनी डायनेस्टी जो अफगानिस्तान की है उसके रिकॉर्ड से प्राप्त होता है। अफगानिस्तान की ससाइनी डायनेस्टी के रिकॉर्ड से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो आप ये बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाना चाहिए। दूसरा कथन गलत है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, डायनेस्टी ऑफ अफगानिस्तान, समस्या यहीं पर है। ये कहाँ की डायनेस्टी थी? ईरान की, डायनेस्टी ऑफ ईरान। और इसके जो अभिलेख हैं इससे हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। और ईरान में जो 3री शताब्दी के आसपास का समय है उस समय ये डायनेस्टी रूल कर रही थी। तो इसमें से हमें गलती ही खोजनी थी, तो हम बी का चयन कर लेते हैं और आगे चलते हैं। पहला वाला सही है, वो भी देख लीजिए। 27 को देखें भाई, यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा राजवंश है जिसके कि राजाओं के द्वारा जारी किए जाने वाले और उनके सचिवों के द्वारा दर्ज किए जाने वाले जो आदेश थे उनको पुराने समय में कहा जाता था राजाश्रवितम। राजा के आश्रय में ये दिए गए आदेश होते थे। ठीक, मतलब राजा इस ऑर्डर को देते थे और ऑर्डर को पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बनाना, उसे पूरा कागज पे दर्ज करना और पालन करवाना, ये काम किसका होता था? राजा के जो सेक्रेटरी होते थे उनका होता था। तो बताइए कि ये किसके समय में प्रचलित परंपरा थी? यहाँ पर राजवंशों के नाम दिए हैं। और 27 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रकूट होना चाहिए। राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा ये राजाश्रवितम जो है इसको जारी किया जाता था और उनके जो सेक्रेटरी होते थे वो इसे अपना लिपिबद्ध करते थे, स्क्रिप्ट के रूप में दर्ज करते थे और उसका पालन सुनिश्चित करवाते थे। इसके बाद 28 को देखते हैं। यहाँ पूछ लिया गया कि पाल, राष्ट्रकूट और तीसरा पक्ष कौन सा है? दो पार्टियों के नाम दे दिए हैं। तीसरी पार्टी का नाम आपको बताना है कि इनके बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हो रहा था। जैसे लव ट्रायंगल होता है वैसे ही यहाँ राजस्व का राजनीति का ट्रायंगल था। एक क्षेत्र को लेकर 3 जो डायनेस्टी है, 3 राजवंश है, वो आपस में संघर्ष कर रहे थे। तो उसमें 2 पार्टी का नाम दे दिया है। एक पार्टी का आपको बताना है कि ये कौन लोग थे जिनके बीच में ये संघर्ष जारी रहा और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं उसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो मॉडर्न इलाका है वो भी कवर हो गया था। मतलब पूरा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है वो इसमें आज इस पूरे संघर्ष का हिस्सा बन जाता है। तो आप बताएं इसमें तीसरा जो पक्ष है वो कौन है? तीसरी डायनेस्टी कौन सी है? तो ये प्रतिहार है, पांडे हैं, चोल हैं कि सातवाहन है? 2 तो दे दिया है, पाल और राष्ट्रकूट। तो 28 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए। ये प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार और इसके साथ साथ पाल राजा और राष्ट्रकूट, इनके बीच में संघर्ष होता है और ये काफ़ी लंबे समय तक विवाद की जड़ ये क्षेत्र बना रहता है। ठीक है, इस पर सभी अपना अधिकार चाहते हैं, तो इसमें से हम ए वाले विकल्प को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 29, चोल प्रशासन यानी चोलों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें सभा को किस नाम से पुकारा जाता था? जो सभा होती थी उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? तो यहाँ पे पेरुंगुरी है, पेरुमक्कल है, महाजन और वारियार है। अब ये सारे शब्द अच्छे हैं, सभी के मतलब आपको पता होने चाहिए, लेकिन पहले उत्तर बताइए। तो 29 को देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा। पेरुंगुरी कहा जाता था। सभा के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था पेरुंगुरी और बाकी जो शब्द है उसमें पेरुमक्कल, ये सभा के जो मेंबर होते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। महाजन जो शब्द है ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई एक संस्था होती थी जो कि गांव का एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इसके जिम्मे होता था। वारियार ये विशेष काम को करने के लिए नियुक्त होने वाला सचिव स्तर का व्यक्ति होता था। सचिव से थोड़ा सा इसका नीचे का स्थान होता था, लेकिन कुल मिलाकर इसका पद काफी महत्वपूर्ण था और ये जितने भी सभा के महत्वपूर्ण कार्य होते थे उनको करता था। तो ये सारे शब्दों का मतलब आपको पता चल गया। फिलहाल हमने ए को चुना है और 30वें प्रश्न को देखिए। कौन सा शिलालेख कनिष्क के द्वारा जारी किया गया अंतिम शिलालेख था? मतलब यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है, कौन सा अंतिम कनिष्क के द्वारा जारी किया जाता है? और इसमें यह भी बता दिया है कि ये वाला जो शिलालेख है वो इसने अपने कोरोनेशन के 23वें वर्ष में जारी किया था। 23 साल उसके राज्याभिषेक को बीत जाता है तब जाकर इसे जारी करवाता है और ये लास्ट है। तो कौन सा है बताइए?
अब प्रश्न संख्या 30, इसका जो सही जवाब है वो डी वाला हो जाएगा। देखिए मथुरा इंस्क्रिप्शन है जो कि अंतिम समय में उसके राज्याभिषेक का जो अंतिम मतलब शासनकाल का जो अंतिम वर्ष था उस समय जारी किया जाता है। बाकी अगर सारनाथ और कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन को देखें तो ये बनारस और कौशाम्बी पर कनिष्क के दबदबे की अधिकार की पुष्टि करता है, वहां से हमें प्रमाण प्राप्त होता है। सांची वाला जो है उससे मालूम होता है कि मध्य प्रदेश तक इसका पूरा जो विस्तार है, शक्ति का विस्तार है, वो फैला हुआ था। मथुरा वाले को आपने देख ही लिया है। 31वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि जहीरुद्दीन नस्ल मोहम्मद औफी, ये जो नाम है, इन्होंने जवामी उल हिकायत नाम का एक ग्रंथ कंपाइल किया था। मतलब एक टेक्स्ट था जिसका नाम था जवामी उल हिकायत, उसको इन्होंने कंपाइल किया था। और ये कौन से तुर्की सुल्तान के दरबार में, उनके पैट्रोनेज में, उनके संरक्षण में रहा करते थे, ये आपको बताना है। मतलब इन्हें संरक्षण देने वाला शासक कौन था, वो तुर्क शासक था, ये भी बता दिया है। तो आप नाम चुनकर इसमें से देखिए। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन बलबन, ये नाम दिए हैं। इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा। ये इल्तुतमिश था जिनके संरक्षण में मोहम्मद औफी, प्रचलित नाम इनका यही है, पूरा नाम यहाँ दे दिया है, इन्होंने जवामी उल हिकायत नाम का जो ग्रंथ है उसको कंपाइल किया था। 32वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किस शासक के संरक्षण में वजीर मियाँ भुआ जो है, इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया एक औषधि शास्त्र नाम का ग्रंथ था, उसको तिब्बत ए सिकंदरी या फरहंग ए सिकंदरी के नाम से पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। इसका ट्रांसलेशन जब किया तो इसका नया नाम क्या पड़ गया, तिब्बत ए सिकंदरी, या फिर इसी को कहते थे फरहंग ए सिकंदरी। और इसका संबंध जो है वो आयुर्वेद से है, मतलब पूरा जो फार्मेकोलॉजी है उससे रिलेटेड ये ग्रंथ था। इसकी मूल भाषा है संस्कृत। इसमें अनुवादक का नाम दे दिया है। आपको ये बताना है कि कौन से शासक के संरक्षण में इन्होंने अनुवाद का काम कंप्लीट किया था। नीचे नाम दिए हैं, आप देखें। तो 32वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाना चाहिए। देखिए सिकंदर लोदी के द्वारा मतलब संरक्षण दिया गया था, इन्होंने संरक्षण अपने दरबार में दिया था, और ये वजीर मियाँ भुआ जो है ये ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक, तो ए को चुन लिया। प्रश्न संख्या 33, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उस समय भू राजस्व की दर सबसे ज्यादा थी, जो लैंड रेवेन्यू रेट है वो हाईएस्ट थी किसके समय में, अलाउद्दीन के समय में। कर वसूलने में वैसे भी ये एक्सपर्ट था। और उसके बाद एक अध्यादेश के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 55% भूमि कर के रूप में निश्चित किया था। एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है अलाउद्दीन के द्वारा, और उसमें 55% जो लैंड टैक्स है उसको पूरे प्रोडक्ट का फिक्स किया जाता है। अलाउद्दीन पहला ऐसा मुस्लिम रूलर था जिसने कि भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व को फिक्स किया था। जमीन की जो हकीकत वाली आय है, मतलब जमीन से जितना सही में उत्पादन हो रहा है उस पे, उसके आधार पर राजस्व वसूला जाता था। और इसके लिए नापने हेतु, मीजरमेंट के लिए उसने जो इकाई यूनिट तय की थी वो थी बिस्वा। बिस्वा में जमीन को नापा जाता था, आज भी नापा जाता है। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। आप बताइए सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन बीच वाला जो स्टेटमेंट है जो कि काफी अच्छा दिखाई दे रहा था वही असल में गलत है। तो इसमें से पहले हम सी पर निशान लगा लेते हैं, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। देखिए असल में ये जो भू राजस्व की दर है ये खराज के रूप में जो निश्चित की गई थी, ये 55 नहीं थी बल्कि 50 थी। यहाँ पे 50% होना चाहिए था, तो ये आंकड़ा गलत दिया है और सब सही है। इसके बाद 34वें को देखते हैं। यहाँ देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। 3 स्टेटमेंट दिया है। तो इतलाक नाम की एक परंपरा है, या आप कह लीजिए कि एक तरह का ये प्रैक्टिस है, ट्रेडिशन है, जिसकी शुरुआत कराने वाले ये शासक का नाम है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इतलाक नाम की जो प्रथा है उसको शुरू किया जाता है। और आप देख रहे हैं कि सिकंदर लोदी जो है इन्होंने खाद्यान्नों से जकात नाम का टैक्स हटा लिया था। जितना भी फूड ग्रेन होता था उस पर जकात कर को इसने हटा लिया था। इब्राहिम लोदी जो है वो आगरा नगर की स्थापना करता है। अब इसमें ये सारी सूचनाएं हैं, आपको ये देखना है कि गलती कहाँ पर है। गलती इसमें हो सकती है और डी वाला विकल्प ये कहता है कि कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें गलती तो है। कहाँ पर है बताइए। तो देखिए इसका सी वाला स्टेटमेंट, सी वाला ऑप्शन जो है उसको चुन लीजिएगा। तीसरा कथन गलत है। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर को बसाने वाला सिकंदर लोदी था, न कि इब्राहिम लोदी। बाकी सूचनाएं सही हैं। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो पीएन चोपड़ा के हिसाब से दिल्ली सल्तनत की जो प्रकृति है वो धर्म आधारित थी। मतलब ये पूरी तरह से रिलीजन सेंटर्ड था जो दिल्ली सल्तनत थी। और दिल्ली सल्तनत का जो समय था, मतलब पूरा शासन का दौर था, उसमें गैर मुसलमानों से खराज नाम का एक टैक्स वसूला जाता था, जो कि भूमि कर का 1/3 से लेकर आधा होता था, मतलब 1/2 होता था। और मकबरों का जो षटकोणीय आकार है यानी हेक्सागोनल शेप है, ये मध्यकालीन भारत में अगर हम देखें पूरे मेडिवल इंडिया में तो लोधी डायनेस्टी की विशेषता दिखाई देती है। लोधियों के समय में ये षटकोणीय मकबरे यानी 6 कोने वाले मकबरे बनाए जाते थे। और दिल्ली सल्तनत में जो छोटे भूमि स्वामी होते थे उनको खूत कहा जाता था। इनके पास जमीन का छोटा टुकड़ा होता था। तो अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है। प्रश्न आप देख रहे हैं, कोई ना कोई स्टेटमेंट गलत है। कौन सा गलत है? तो इसका सी वाला देख लीजिए, ये गलत है। यहाँ पर जो मकबरे की आकृति दी है, टॉम्ब का जो स्ट्रक्चर दिया है, उसमें उसका ज्योमेट्रिकल शेप षटकोणीय यानी हेक्सागोनल नहीं होता था बल्कि ऑक्टागोनल होता था। लोधियों के समय की विशेषता यही है कि ऑक्टागोनल शेप के जो मकबरे हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, और बाकी जानकारियां सही है। खूत मुकद्दम चौधरी का नाम आपने सुना है, तो वो बात ठीक दी है यहाँ पे। इसके बाद 36 को देखते हैं।
यहाँ इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है, दो ही स्टेटमेंट दिए हैं। 11वीं शताब्दी जो है 11th सेंचुरी, उसमें अलबरूनी ने पतंजलि के द्वारा रचा गया जो ग्रंथ था योग सूत्र, योग के रचनाकर्ता या आप कहें कि जन्मदाता जो है वो आचार्य पतंजलि थे, तो उनके द्वारा ये ग्रंथ रचा गया था जिसका नाम था योग सूत्र, और इसका अरबी में ट्रांसलेशन किया था अलबरूनी ने 11th सेंचुरी में। औरंगजेब का जो टॉम्ब है, औरंगजेब का जो मकबरा है, वो भारत में बनी हुई पहली ऐसी इमारत थी जिसमें कि डबल डोम इस्तेमाल किया गया था, दोहरा गुंबद बनाया गया था। अब ये दो सूचनाएं हैं, गलती कहाँ पर है वो आपको बताना है, देखिए और बताइए। तो 36 करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए बी वाला। केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वही गलत है, दूसरे वाले को आप बाहर कर दीजिए। औरंगजेब का मकबरा ये नहीं था, बल्कि सिकंदर लोदी के समय में ये नई स्टाइल स्टार्ट होती है, और सिकंदर लोदी का ही मकबरा यानी उसका जो टॉम्ब था वो भारत में बनने वाली ऐसी पहली इमारत थी जिसमें कि डबल गुंबद बनाया जाता था। तो यहाँ पे औरंगजेब नहीं होना चाहिए था, बाकी जानकारियाँ सत्य हैं। 37 यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। गुलबर्गा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण 14th सेंचुरी में किया गया था, 14वीं शताब्दी में। जलालुद्दीन खिलजी ने एक व्यय विभाग बनवाया था, एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट बनवाया था, जिसको कि दीवाने वक्फ कहा जाता था। सिकंदर लोदी का जो टेन्योर था उस समय मदन शिफाए सिकंदर शाही की रचना की गई थी। अब ये 3 सूचनाएं हैं, सही कौन सा है वो आपको बताना है, देखिए। तो 37 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों सूचनाएं सही है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। आयुर्वेद से संबंधित ये ग्रंथ है जिसका नाम है मदन शिफाए सिकंदर शाही, ठीक। तो इसमें से हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं, तीनों जानकारियां परफेक्ट। 38 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को न केवल भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बनाया था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया था। मतलब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर तो बनाया ही, साथ में कल्चरल एक्टिविटीज का भी इसको सेंटर बना दिया। तो ये कौन सा शासक था, इसमें से देखकर बताइए। शासकों के नाम मतलब मुगलों के नाम दिए हैं, और एक इसमें इल्तुतमिश है सल्तनत काल का। तो 38 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी ही होना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है कि तुर्की साम्राज्य, तो उस आधार पे भी आप पकड़ सकते हैं, और इसमें से इल्तुतमिश को डाल दीजिए, ठीक है। इल्तुतमिश ने भारत में दिल्ली जो क्षेत्र है पूरा राजधानी इलाका, उसको भारत में तुर्की साम्राज्य का राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र तो बनाया ही, सांस्कृतिक गतिविधियां भी वहाँ पे अच्छी खासी दिखाई देती थी। तो इसमें से हम डी वाले विकल्प का चयन करते हैं, इल्तुतमिश। 39 को देखते हैं। इब्न बतूता अपने देश मोरक्को वापस जाने के बाद रहेला के नाम से अपना जो यात्रा वृतांत है उसको लिखता है। अब ये जो रहेला, किताब उल रहेला है, उसने किस शासक के शासनकाल क्षेत्र में हिंद और सिंध शब्दों को संबोधित किया है, ये आपको बताना है। मतलब कुल मिलाकर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता का संबंध भारत में कौन से शासक के शासनकाल से है, असल बात ये। तो बताइए 39, और करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये MBT के समय में भारत आता है, कुछ समय तक दिल्ली का काजी रहता है, बाद में जेल में डाला जाता है और उसके बाद बाहर भेज दिया जाता है। तो इसके साथ बहुत तरह की कलाकारी होती है। कुल मिलाकर किताब उल रहेला जो है वो इसकी रचना है। आगे बढ़ते हैं, 40वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आई डोंट नो व्हाट इज लीगल और व्हाट इज इलीगल। मुझे नहीं पता है कि क्या कानूनी है और क्या अवैधानिक है, यानी गैर कानूनी है। आई मेक लॉज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट। जैसा राज्य को आवश्यकता होती है वैसा मैं नियम बनाता हूँ, वैसे मैं कानून बनाता हूँ। ये किसी का वाक्य है, किसी शासक का कथन है, और अच्छा कथन है, राजा को ऐसा कहना चाहिए। तो ये किसने कहा था बताइए। इसमें शासकों के नाम दिए हैं, और करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की कुछ नीतियां जो हैं वो अच्छी थी, मतलब राजा के तौर पे, और कुछ नीतियां जो हैं वो खराब थी। तो इसमें ये भी था, राज्य की भलाई के लिए या राज्य के विस्तार के लिए जो कुछ अच्छा लगेगा वो मैं कानून के तौर पे बना के करूंगा, मुझे धर्म या बाकी जो राजनीति है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कथन किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का था, और इसीलिए उलेमा वर्ग इससे नाराज रहता था। इसके बाद 41वें प्रश्न को देखते हैं। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट आर गिवन बिलो। अब यहाँ जो नीचे दिया गया है उसे देखिए, और जो कथन दिए हैं उनके आधार पर नीचे कोड दिया है। तो इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसी के बारे में स्टेटमेंट है। तो MBT ने देवगिरी का नाम चेंज कर दिया, और देवगिरी का नाम बदल कर दिया कुतुबाबाद, और MBT के द्वारा ही देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद रखा गया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग द्वारी नाम का एक शिविर स्थापित करवाया था, वहाँ पे एक कैंप लगवाया था जिसका नाम था स्वर्ग द्वारी। और सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT जो है, इन्होंने ही वास्तविक रूप से पहले मदरसे की स्थापना करवाई थी। आपको यह बताना है कि सही कौन सा है। 41वें प्रश्न को आप पूरा देख रहे हैं, पूरा नहीं देख रहे हैं, अब पूरा देख रहे हैं, देखिए नीचे ऑप्शन भी है ना, तो अब इसमें आप देखकर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका डी होना चाहिए। दूसरा और तीसरा तो सत्य है, लेकिन पहला और चौथा जो है वो गलत है। कैसे? इसमें आप पहले सी को चुन लीजिए, इसमें पहले डी को चुन लीजिए। देखिए डी वाला ऑप्शन होगा, दूसरा और तीसरा सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने रखा था? ये मोहम्मद बिन तुगलक का काम है, और शिविर की स्थापना जो स्वर्ग द्वारी है वो भी यही करवाता है। लेकिन कुतुबाबाद ये नाम मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं रखा गया था, बल्कि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के द्वारा रखा गया था। देवगिरी का नाम इसने कुतुबाबाद रखा था, तो वो पहला स्टेटमेंट गलत है। और मदरसे की स्थापना, मतलब सबसे जो पहला वास्तविक मदरसा था उसकी स्थापना ये बहुत पहले हो जाती है, इल्तुतमिश के समय में हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बल्कि इल्तुतमिश होना चाहिए था, तो ये वाला भी गलत है। तो सही इसमें क्या है? दूसरा और तीसरा। इसके बाद देखें आगे,
42वें प्रश्न में कहा गया कि सही कौन सा है बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के डेवलपमेंट के लिए सोंधर नाम का जो एक लोन है वो पास किया था। ये एग्रीकल्चरल लोन था जो कि किसानों को दिया जाता था और इसे उस समय में सोंधर कहा जाता था। और ये जो लोन था ये राज्य की ओर से किसानों को बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर दिया जाता था। ब्याज दर इस पर काफ़ी कम थी तो लोग आसानी से इसे ले सकते थे। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में इसको समाप्त कर दिया था। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। यानी सोंधर नाम का एक लोन जो कि एग्रीकल्चरल लोन था वो किसानों के लिए प्रावधान उसका किया जाता है और उसी पर यह स्टेटमेंट है। तो आप ये बताइए सही कौन सा है। पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। 42वां प्रश्न करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका ए हो जाएगा। ठीक, दूसरा और तीसरा सही है। ये दोनों कथन सत्य है, लेकिन ये वाला सही नहीं है कि वो अपने शासनकाल में ही इसको समाप्त कर देता है। उसके जीते जी ये समाप्त नहीं होता है। ये समाप्त होता है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है तो वो सोंधर नाम का ये जो ऋण है इसको माफ कर देता है। ठीक, तो इसमें से ये जो ऋण है इसको खत्म करने का काम यानी माफ करने का जो काम है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी सब सही। तो ए को चुना। आगे चलते हैं। 43 को देखिए। कहा जा रहा है कि गलत कौन सा है बताइए। तो महमूद गजनवी जो है, महमूद गजनवी के द्वारा गाजी की उपाधि धारण की गई थी, ऐसा इसमें कहा गया। और गयासुद्दीन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कि अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। 1451 का समय है। बहलोल लोदी जो है वो गाजी की टाइटल को एज्यूम करता है और चौसा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। अब आप ये बताइए कि इसमें गलती कहाँ पर है। गाजी की उपाधि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स जो है वो धारण करते थे। किसने कब धारण की वही दिया हुआ है। तो 43 जो है इसका राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। गलती हमें ढूंढनी थी। और बाबर ने ये चौसा का युद्ध नहीं था जिसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, बल्कि ये खानवा का युद्ध था जो कि 17 मार्च 1527 को राजस्थान का जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लड़ा जाता है। राजपूत राजाओं और बाबर के बीच में होता है। और राजपूत पक्ष से इसमें पूरी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था ये आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। तो ये जो खानवा वाला बैटल होता है इसमें विजय के बाद बाबर ये गाजी की उपाधि धारण करता है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। इसके बाद 44 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है जजिया टैक्स के बारे में। इसमें देखिएगा तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र का जो देवल वाला हिस्सा था वहां पे जजिया को लागू किया था। और सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया टैक्स को खराज कर से निकाल के एक सेपरेट टैक्स बना दिया था। मतलब पहले क्या था, ये खराज का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये अलग हो जाता है। और अलाउद्दीन हसन ये भारत का पहला मुस्लिम रूलर था जिसने कि हिंदुओं से इसे वसूलने का आदेश दिया था। और गुजरात में सबसे पहले जजिया कर को लगाने वाला अहमद शाह था। अहमद शाह के समय में ये सबसे पहले लगता है। आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। तो गलती इसमें अगर देखें तो सी वाले स्टेटमेंट में है। अलाउद्दीन हसन ये भारत का पहला मुस्लिम रूलर था जिसके द्वारा भारत में हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया गया था। और यहाँ पर उल्टा दे दिया है कि लेने का आदेश दिया गया था, तो इसीलिए वो गलत हो गया है। ठीक, तो इसमें से सी वाले कथन को बाहर कर देते हैं, बाकी सूचनाएं सही हैं। 45 को देखें। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें आपको व्यवस्थित करना है। और महमूद गजनवी के शासनकाल से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। तो कालिंजर किले की घेराबंदी होती है। उसके साथ साथ पंजाब पे हमला करके उसको गजनी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। नगरकोट में लूटपाट होती है और थानेश्वर का जो चक्रस्वामी टेम्पल है उसको भी लूट कर तोड़ फोड़ दिया जाता है। ये सब काम किए तो जाते हैं, लेकिन इसमें कब कौन सा किया जाता है उस आधार पे, पहले और दूसरे के आधार पे आपको व्यवस्थित करना है। तो इसकी क्रोनोलॉजी अरेंज करके बताइए नीचे कौन सा इसमें से विकल्प चुनना चाहिए। 45 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले 1019 में कालिंजर के किले की घेराबंदी होती है, ये 19 का टाइम। फिर 1022 ईस्वी का जो समय है पंजाब को गजनी साम्राज्य में मिला लिया जाता है। और 1010 में नगरकोट में लूटपाट होती है और थानेश्वर का जो चक्रस्वामी टेम्पल है वो 1014 में तहस नहस कर दिया जाता है। इस तरीके से है, तो हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। 46 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें आप फिर से वही क्रोनोलॉजी अरेंज करके बताइएगा। यहाँ मोहम्मद गोरी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। जैसे गोरी जो है वो गोर का शासक बनता है और मोहम्मद गोरी ने पेशावर की राजधानी लाहौर को जीत लिया था। सियालकोट को जीत लेता है ये और पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर हमला करता है। ऐसा इसमें दिया हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी बाद में होती है, उसके आधार पर व्यवस्थित क्रम कौन सा होगा। नीचे विकल्प दिया है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें ए वाला होना चाहिए। उसी के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। देखिए गोर का ये शासक बनता है वो समय था 1173 का। ठीक, 1173। 1186 में पेशावर की राजधानी लाहौर पर अपनी जीत दर्ज करता है, तो वो 86 का टाइम। 1185 में ये सियालकोट को जीतता है और 1179 का जो समय है उस समय ये खुसरो शाह पर हमला करता है। तो ये पूरा इसमें समय काल है जिसे कि आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47। उम्दतुल निस्वा ये उपाधि किसको दी गई थी, मतलब ये टाइटल असल में किसकी है आपको बताना है। तो यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश, इसके अलावा गियासुद्दीन बलबन का नाम दिया है। उम्दतुल निस्वा ये रजिया सुल्तान की टाइटल थी। पूरी दिल्ली सल्तनत में एकमात्र मुस्लिम शासिका और एक जज्बा था उसके अंदर शासक बनने का और क्वालिटी भी थी। लेकिन उस समय की जो षड्यंत्रकारी गतिविधियां थी दल चालीसा वाली वो इसे टिकने नहीं देती। तो इसमें से रजिया सुल्तान को हम चुन लेते हैं।
इसके बाद 48 को देखते हैं भाई। अब यहाँ देखिए, ईश्वर की भूमि का रक्षक और ईश्वर के सेवकों का सहायक, ठीक है। ये दोनों जो कथन है, मतलब ये दोनों जो उपाधियां एक तरह की हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल होती थी बताइए। इसमें शासकों के नाम दिए और 48 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? इल्तुतमिश होना चाहिए। 1210 से लेकर 1236 तक ये शासन करता है और सुल्तान सईद भी इसको कहा जाता था, भाग्यशाली सुल्तान। कई मामलों में ये भाग्यशाली था। तो इसमें से हम सी वाले विकल्प का चयन कर लेते हैं, ठीक। तो सी वाले को हमने चुना। आगे चलते हैं। 49 को देखें, कहा जा रहा है कि कौन सा गलत है बताइए। तो अकबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया और दिल्ली को मुगल ताकत का केंद्र बनाया। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर को इस्टेब्लिश किया। दीन पनाह जो सिटी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1533 में। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि मुबारक शाह जो है, इसने मुबारकाबाद नाम का एक नगर बनवाया था और ये समय था 1434 का, यानी 1434 का। शाहजहां के द्वारा दिल्ली में शाहजहानाबाद नाम का जो नगर है उसको डेवलप किया जाता है, उसकी फाउंडेशन रखी जाती है और ये समय था 1638 का। तो ऐसे करके इसमें स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं गलती है, गलती आपको ढूंढनी है। और इसमें से राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ऊपर वाला ही कथन गलत है। अकबर ने दिल्ली को अफगानों से नहीं छीना था, बल्कि ये काम किसका था? बाबर का था। बाबर ने दिल्ली का पूरा क्षेत्र अफगानों के हाथ से छीन लिया और दिल्ली को अपनी मुगल ताकत का केंद्र बनाया। 50वें प्रश्न को देखते हैं। हमने अर्धशतक लगा लिया और यहाँ पे कालानुक्रम आपको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह है, अलाउद्दीन मसूद शाह है, नासिरुद्दीन महमूद और कैकुबाद। पहले कौन सा शासक शासन करता है उसी आधार पर आपको अरेंज करना है, पहले कौन सा और बाद में कौन सा, करके दिखाइए। और 50वां जो है इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। सी के हिसाब से इसे व्यवस्थित करेंगे तो ये पहले से ही अरेंज है, कुछ करना नहीं था। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कुछ हिलाना डुलाना नहीं होता है, लेकिन आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। तो मुइजुद्दीन बहराम शाह का जो समय है वो 1240 से लेकर 1242 तक का है। 2 ही साल ये रूल कर पाता है, बहुत योग्य नहीं रहता है। और उसके बाद मसूद शाह को अगर देखें तो ये 1242 से अपना शासन शुरू करता है, 1246 तक रहता है। 1246 से लेकर 1265 तक नासिरुद्दीन महमूद का टाइम है और बीच में फिर बलबन वाला समय आता है। कुल मिलाकर कैकुबाद का जो टाइम है वो सबसे बाद का है, 1287 से ये शुरू होता है और 1290 तक चलता है, ठीक। तो उसी हिसाब से हमने देखा सी वाले को। आगे बढ़ते हैं। 51वें प्रश्न को देखिए, कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो सिंध पर जो पहला अरबी हमला होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कन्नौज शासक, यहाँ देख रहे हैं आप सेकंड स्टेटमेंट को, कन्नौज शासक के भोज राजा का राज्याभिषेक, मतलब कन्नौज के शासक भोज राजा का राज्याभिषेक असल में। चोल राजा है राजा राज और इनका कोरोनेशन यानी इनका राज्याभिषेक होता है। सुल्तान महमूद का कोरोनेशन यानी इसका जो राज्याभिषेक है वो होता है। ये सारी घटनाएं हैं, इनका डेट आपको अगर मालूम है तो उसके हिसाब से अरेंज करके देखिए। तो 51 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये भी पहले से व्यवस्थित है। असल में सिंध पर पहला अरबी हमला होता है, वो समय था 712 का, ठीक। और भोज राजा का जो राज्याभिषेक है वो 836 में होता है, यहाँ पे 836 की डेट है। 985 में राजा राज का राज्याभिषेक होता है और सुल्तान महमूद का जो कोरोनेशन है वो 998 में होता है। तो उस आधार पर हम देखें तो हमारा सी वाला ऑप्शन ही सही है। 52 को देखते हैं, सही विकल्प कौन सा है। तो घाघरा का युद्ध जो है, बैटल ऑफ घाघरा, वो 1529 में लड़ा जाता है और अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच में ये घाघरा का बैटल होता है। महमूद लोदी को भारत में राजपूत राजाओं का काफी समर्थन प्राप्त था, मतलब राजपूत जो शासक थे वो इसको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे और वो चाहते थे कि बाबर किसी कीमत पर जीते ना। तो अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 52 को आप देख रहे हैं, इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। सभी सही है, जितनी सूचनाएं हैं वो सभी एकदम 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 53वें प्रश्न को, पानीपत के तीनों बैटल जो है उनके बारे में दिया हुआ है, सही कौन सा है वो आपको बताना है। तो बैटल ऑफ पानीपत 1526 पहला वाला, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, ऐसा दिया है। 1556 यानी 1556 का जो समय है उस समय सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है, मतलब ये इसको पूरा आयोजित किया जाता है और ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था, ठीक। और तीसरा वाला जो है ये 1561 में लड़ा जाता है, यहाँ डेट देखिएगा। अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव की सेना जो है वो आपस में टकराती है। मराठों के लिए ये युद्ध बड़ा खतरनाक सिद्ध होता है और उनकी शक्ति का यहाँ से समापन हो जाता है। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न को आप देख रहे हैं और 53वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर ए ही होना चाहिए। ए को हम इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वही सही है। तीसरा वाला कथन जो है वो गलत है, 1561 नहीं होगा। वहाँ जो डेट दी है तीसरे पानीपत के युद्ध की वो 1761 होनी चाहिए। मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में ये युद्ध होता है, तो यहाँ पे 1761 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। तराइन के युद्ध के बारे में कहा गया है, गलत विकल्प का चयन आपको करना है। तो 1191 में जो पहला बैटल होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी आपस में लड़ते हैं और दूसरे वाले में 1192 का समय था, ठीक अगले ही साल, उसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान फिर से आपस में लड़ते हैं, ऐसा दिया हुआ है। गलती कहाँ पर है वो आपको बतानी है, तो गलती तो इसमें कहीं नहीं है ना। तो इसमें से हम डी वाले को चुन लेते हैं और इसका परिणाम भी आपको पता होगा, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। मतलब पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता की वजह से जीतते हैं और दूसरे वाले में मोहम्मद गोरी अपनी छल की वजह से, अपनी कूटनीति की वजह से जीतता है, पीछे से हमला करता है।
इसके बाद 55वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो गलत है उसकी तलाश करिए। तो शेरशाह सूरी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसी पर यह बनाया गया प्रश्न है। घाघरा की लड़ाई ये जीत जाता है, चौसा की लड़ाई भी जीत जाता है, बिलग्राम वाला जो युद्ध है उसको भी जीत लेता है और सेमल की लड़ाई भी ये जीत जाता है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। तो 55वां प्रश्न आप देख रहे हैं ध्यान से। करेक्ट आंसर इसका ए होगा। घाघरा वाला जो युद्ध था वो शेरशाह के द्वारा नहीं लड़ा गया था, वो बाबर के द्वारा लड़ा गया था और उसमें वो जीतता है। घाघरा का युद्ध कब होता है? वो 1529 में होता है। बाबर उसमें विजेता था। बाकी जो है उसमें शेरशाह सूरी ही जीतता है। चौसा वाला 1539 में होता है, 1540 में कन्नौज वाला होता है और सेमल का होता है 1544 में। इसके बाद 56 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। धनंजय के द्वारा रचा गया है रामाभ्युदय ग्रंथ है और सोमदेव के द्वारा लिखा गया है ललित विग्रह राज को। जयचंद ने दशरूपक लिखा है और यशोवर्मन ने लिखा है रंभा मंजरी को। ये सारे टेक्स्ट और उनके जो ऑथर हैं, उनके जो पोएट हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। आप ये बताइए सही कौन, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? बाकी सब गलत है, कोई एक सही। तो 56 को आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज को रचा गया है। बाकी जानकारियां जो है गलत है। दशरूपक जो ग्रंथ है ये धनंजय के द्वारा लिखा गया है। रंभा मंजरी को लिखने वाले जयचंद हैं और यशोवर्मन ने रामाभ्युदय को लिखा है। इसके बाद 57 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से चुनकर आपको बाहर करना है। तो बंगाल को तुर्क लोग जो है वो परिपूर्ण नर्क कहा करते थे, मतलब ये परफेक्ट हेल उनके लिए था। और सही बात है, बंगाल इतना विस्तृत प्रांत हुआ करता था और इतना शक्तिशाली था, इसके अंदर अपार शक्ति थी कि इसका था पाना बड़ा मुश्किल था। मतलब पूरे बंगाल पर एक साथ नियंत्रण कर लिया जाए ये दिल्ली सल्तनत के वश की बात नहीं थी। इसलिए इसको तोड़ने का प्रयास शुरू से ही होता है और बाद में अंग्रेज इसे तोड़ देते हैं, तो वजह वही रहती है। अब इसके बाद देखिए बंगाल विद्रोह ही एकमात्र ऐसी बगावत थी जिसे कि बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया, मतलब उसे बाहर आना पड़ता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने कि अपना वसैया घोषित किया था। वसैया का मतलब क्या होता है? वसीयत। अपनी बिल इन्होंने जारी की थी और वसैया संकलित करना ही अफगानिस्तान की परंपरा थी। वसीयत लिखने का जो ट्रेडिशन है वो अफगानिस्तान से फॉलो किया गया था। अब आप ये बताइए कि गलत कौन सा है, इसमें गलती कहाँ पर है बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए डी वाला। यहाँ जो इसकी ट्रेडिशन का स्रोत बता दिया है ना, अफगानिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान से ये परंपरा बलबन ने नहीं सीखी थी, बल्कि ये फारस की परंपरा थी। पर्सियन ये ट्रेडिशन था कि उसमें जो शासक होता था वो अपनी वसीयत लिखता था और उसमें आगे की चीज़ों के बारे में बताता था। बाकी सूचनाएं सही है। इसके बाद 58 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो पूरा टेन्योर था उसमें किसके द्वारा व्यापारियों को परमिट जारी किए जाते थे। व्यापारियों को परमिट यानी लाइसेंस देने का काम कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल करता था बताइए। परवाना नवीस का काम था, बरीद मुमालिक का काम था, वकीलेदार या फिर सर्जनदार। और इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले 58 का जो राइट आंसर है वो ए होना चाहिए। परवाना नवीस जो है वो ये काम करता था और बाकी जो पद है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये पूरा संभालता था। वकीलेदार जो है ये महल की देखरेख करने का, पूरा राजकाज का जो जिम्मा है वो संभालने का काम करता था, मुख्य अधिकारी था। सर्जनदार जो था ये जितने भी बॉडीगार्ड होते थे उनका हेड होता था, उन्हें नियंत्रित करने का, उन्हें दिशा दिखाने का काम करता था। इसके बाद 59 को देखें। अब यहाँ पर पूछा गया कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान कौन था। यहाँ जो नाम दिए हैं देखकर बताइए। तो 59 का करेक्ट आंसर ये तो सीधा है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं। नासिरुद्दीन महमूद को आप चुन लीजिए जो कि डी वाले विकल्प में दिया हुआ है और इसका जो समय है वो 1394 से लेकर 1412 तक का है। ये अंतिम सुल्तान था और इसके वजीर का नाम, इसके मंत्री का नाम था मल्लू इकबाल। कभी कभी वो भी पूछा जाता है, तो डी को चुन लिया। इसके बाद 60वें प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया कि कालानुक्रम क्या होगा बताइए। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत सारी बगावतें होती हैं। ये बहुत ही बुद्धिमान शासक था, पढ़ा लिखा था, मतलब जितने शासक दिल्ली सल्तनत में हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर यही था। लेकिन राजकाज संभालने का इसे तरीका नहीं पता था, सही समय पे सही फैसले नहीं लेता था और इसीलिए असफल होता था। तो लोग इससे असंतुष्ट रहते थे। ठीक, जब ये मरता है तो लोग कहते हैं कि लोगों को इससे मुक्ति मिली और इससे लोगों से मुक्ति मिली। ये कथन किसी इतिहासकार का है, उसका नाम आप बताइएगा। तो कुल मिलाकर बताइए कि इसमें जो बगावतें हैं उनका क्रम क्या होना चाहिए। तो मुल्तान में शाहू अफगान जो है ये अपना रिवॉल्ट कर देते हैं। गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह हो जाता है और बीदर में शिहाब सुल्तानी जो है वो विद्रोह कर देता है। इसमें क्रम व्यवस्थित करना था और कुछ नहीं करना है। तो 60वां प्रश्न आप देख रहे हैं और करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित कर लीजिए यानी उलट दीजिए। मतलब 1341 में शाहू अफगान का विद्रोह होता है, ये 1341 का है। यहाँ पे 1341 आप लिख लीजिए। अली शाह का जो विद्रोह है वो होता है 3940 में, मतलब 3940 वाला जो समय है उसमें होता है। और शिहाब सुल्तानी वाला जो है वो 3839 में होता है। ये समय दिया हुआ है, तो उस आधार पर अगर देखेंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद 61वें प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि सल्तनत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें शब्दों का मतलब दिया है। उस समय जो शब्द होते थे, प्रशासनिक शब्द होते थे, उनका अर्थ दिया है। तो मुशरिफ मुमालिक जो है ये महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल होता था। इसमें से जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। और इसके बाद मुस्तौफी मुमालिक जो था ये असल में पेंशन विभाग संभालता था। दीवान इशरफ का काम था ऑडिटर जनरल का, और दीवान इश्तिहाक जो होता था ये असल में ऑडिटर का डिपार्टमेंट होता था। तो आप ये बताइए कि सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 61 ऊपर वाला ही सही है, ए वाले विकल्प को चुन लीजिए। यहाँ पे जो मुशरिफ मुमालिक दिया है वो सही है कि अकाउंटेंट जनरल होता था।
बाकी मुस्तौफी ममालिक जो था ये असल में ऑडिटर जनरल होता था। दीवान इशरफ जो आप देख रहे हैं ये ऑडिटर का डिपार्टमेंट होता था और पेंशन डिपार्टमेंट को कहा जाता था दीवान इश्तिहाद। इसके बाद 62वें प्रश्न में देखें, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश नहीं किया था। तो इसमें दीवान बंदगान है, इमलाक डिपार्टमेंट है और दीवान खैरात है, दीवान रियासत है। बताएं इसमें से फिरोज शाह तुगलक ने किसको स्थापित नहीं किया था। तो दीवान रियासत जो इसमें आप देख रहे हैं वो असल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। बाकी जितने हैं वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक, तो इसमें से हमने डी को चुन लिया। क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। संगम डायनेस्टी के संस्थापक यानी फाउंडर जो थे वो वीर नरसिंह थे। सालुब डायनेस्टी की नींव रखने वाले हरिहर और बुक्का भाई थे और नरसिंह इन्होंने तुलुब डायनेस्टी की नींव रखी थी। अरवीडियों के संस्थापक थे तिरुमाल। अब इसमें आप ये बताइए कि सही कौन सा है। सारी जानकारियां उलटफेर करके दी हैं, कोई एक ठीक है और कौन सा ठीक है। तो 63वां आप देखें और इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। फाउंडर ऑफ अरवीडू डायनेस्टी यही एकमात्र सही दिया है। विजयनगर इंपायर का ये लास्ट जो राजवंश है इसे आप देख रहे हैं। बाकी अगर आप देखें तो विजयनगर साम्राज्य में शुरुआत कहाँ से होती है, हरिहर और बुक्का से होती है। संगम राजवंश की नींव वही रखते हैं, तो संगम राजवंश के फाउंडर वही है। सालुब डायनेस्टी के फाउंडर है नरसिंह और तुलुब के कौन से हैं, वीर नरसिंह। नरसिंह और वीर नरसिंह में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड द शॉर्टेस्ट रीजन, मतलब इसमें सबसे छोटा जो शासनकाल है वो कौन से शासक का है। जो नाम दिए हैं उन्हें आप देख रहे हैं। सबसे छोटा यानी कम समय तक शासन किसने किया था। तो अकबर का जो टेन्योर है यानी पूरा जो टाइम पीरियड है शासनकाल है उसे देखें तो 1556 यानी पानीपत के दूसरे युद्ध से शुरू होता है और ये असीरगढ़ की विजय पर समाप्त होता है 1605 में, है ना। तो ये पूरा शासनकाल है। जहांगीर का जो शासनकाल है वो 1605 से अकबर के बाद शुरू होता है, शहजादा सलीम, और ये 1627 तक चलता है। उसके बाद समय आता है 1628 से 58 तक शाहजहां का और 58 से लेकर 1707 तक और ये औरंगजेब का टाइम। तो इसमें अगर आप देखें तो जो जहांगीर का समय है वो सबसे कम है, इसीलिए हम बी वाले विकल्प को चुन लेते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे और यहाँ कहा जा रहा है कि 65वें प्रश्न में बताइए भारत में किसका मकबरा स्थित नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा रूलर है जिसका मकबरा यानी टॉम्ब जो है वो भारत में नहीं है। नीचे शासकों के नाम दिए हैं, मुगल शासक हैं और करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा जो है वो पहले था भारत में लेकिन बंटवारे के बाद चला गया पाकिस्तान में और फिलहाल वो लाहौर में है ना। तो इसमें से हम जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुन लेते हैं। बाकी जो है वो भी मालूम होना चाहिए। दिल्ली में हुमायूं का है, दौलताबाद में है औरंगजेब का और सिकंदरा में है अकबर का। इसके बाद 66वें को देखते हैं। इसमें से कौन सा शासक ऐसा था जिसे कि फूलों से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, फूल उसे बहुत पसंद थे और उसी के संकेत पे, उसी के इंडिकेशन पे जो कवि मतीराम है उन्होंने गुल अबशा नाम का एक शाही उद्यान की प्रशंसा में ग्रंथ लिख डाला। पहले के जो शासक होते थे उनके शौक भी बड़े निराले होते थे, तो फूलों का शौक इसमें से किसको था आप बताइए। प्रश्न संख्या 66, करेक्ट आंसर इसका बी होगा। जहांगीर को इस तरह के शौक थे, ठीक है, जहांगीर को फूलों का काफी शौक था और हम बी वाले विकल्प का चयन करते हैं। इसके बाद 67वें को देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है। गुरु नानक देव जो है इन्होंने संगत सभा को स्टैब्लिश किया था। गुरु अंगद देव जो है इन्होंने गुरुमुखी स्क्रिप्ट को जन्म दिया था, मतलब शुरुआत यही करते हैं। और कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब ये काम जो है ये गुरु अर्जुन देव का था। आप ये बताइए कि सिख गुरुओं के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है सही कौन सी है इसमें से। करेक्ट आंसर इसका डी होगा। तीनों ही जानकारियां सही है, ठीक है। गुरु अंगद देव जो है ये गुरुमुखी लिपि के जनक थे। संगत सभा की स्थापना गुरु नानक देव स्वयं करते हैं और अर्जुन देव के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का कंपाइलेशन किया जाता है। जानकारियां बिल्कुल ठीक। इसके बाद 68वें प्रश्न को देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हैदर अली जो है इन्होंने मॉडर्न आर्मरी स्टैब्लिश की थी डिंडीगुल में, मैसूर में, और ये समय था 1755 का। फ्रांसीसियों के साथ इनका काफ़ी लगाव था। और औरंगजेब का चीफ दीवान जो था उसका नाम था असद खान। राजा रंजीत सिंह जो है इन्होंने अदालत आला नाम की एक संस्था को स्थापित किया था मुंबई में, जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसको शुरू किया था। गलती कहाँ पर है पूरे प्रश्न को आप देख रहे हैं। सी वाला इसमें गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, सी वाला जो स्टेटमेंट है वही गलत है। राजा रंजीत सिंह जो है ये लाहौर में अदालत आला की स्थापना करते हैं, मुंबई में नहीं। इनका क्षेत्र कहाँ था, लाहौर में था। तो इसमें से हमने सी को बाहर कर लिया, बाकी जानकारियां ठीक। इसके बाद 69वें प्रश्न को देखें। यहाँ 3 कथन है, गलत की तलाश आपको करनी है। तो बेरोजगार लोग जो थे उनकी सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोल रखा था जहाँ से कि रोजगार देने का काम होता था। मंगोल हमलावर चंगेज खां ये भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आ जाता है और अंदर घुसने का प्रयास करता है, तो ये समय था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऐसा दिया हुआ है। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। हिंदू राज्यों का उल्लेख है तो उसमें मेवाड़ भी है, ऐसा कहा गया। आप ये बताइए गलती कहाँ पर है। तो प्रश्न संख्या 69 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ देखें दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। चंगेज खां ये भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आकर बैठ जाता है और अंदर आने की कोशिश करता है, साम्राज्य को तबाह करना चाहता है। ये समय कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था बल्कि इल्तुतमिश का था और इल्तुतमिश बड़ी ही चालाकी से उसे टाल देता है। तो इसमें से बी वाले विकल्प को हमने देखा। वो एक भगोड़े की तलाश करते हुए भारत तक आ गया था।
इसके बाद प्रश्न संख्या 70 को देखते हैं। यहाँ आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब यहाँ से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में अपना जो पहला कारखाना है, पहली फैक्ट्री है, वो मसूलीपत्तनम में स्टैब्लिश की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली को, मतलब बंगाल क्षेत्र जो है, उसमें व्यापार करने की अनुमति को प्राप्त कर लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ईस्टर्न इंडिया है, पूर्वी भारत है, वहाँ पे अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा में स्थापित की थी। अब आप ये बताइए कि इसमें क्रम कौन सा होगा। ये बातें ठीक तो है, लेकिन इनका जो व्यवस्थित क्रम होगा, समय कौन सा होगा। तो 70वां आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो ए ही होना चाहिए। ये पहले से ही अरेंज है, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब आप देखें कि 1605 में जो डच हैं वो मसूलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं। ये समय कौन सा है, 1605 का है। उसके बाद हुगली में व्यापार केंद्र जो है, व्यापार करने की जो अनुमति है वो प्राप्त होती है। और वो वाला जो समय है, यहाँ सूचनाएं देने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसे ध्यान दीजिएगा। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बात हो रही है, तो उसके आधार पे देखें तो 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये दक्षिण भारत में, मतलब साउथ इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है और वो जगह थी मसूलीपत्तनम। तो ये 1616 का समय, ठीक। और उसके बाद 1633 में हरिहरपुर, बालासोर में ये पहली फैक्ट्री जो पूर्वी भारत का हिस्सा है वहाँ स्टैब्लिश करते हैं। तो ये 1633 का टाइम है। और उसके बाद आप देखें ये वाला, और उसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा वाला 1651 का जो टाइम है, उसमें ये हुगली में व्यापार करने की परमिट को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस आधार पे अगर देखा जाए तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। इसमें थोड़ा सा हेरफेर करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें पहले वाले को रखेंगे, उसके बाद तीसरे वाले को, तब जाकर दूसरे वाले को, ठीक। तो ऐसे इसका क्रम रहेगा। इसके बाद 71वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि इसमें क्रोनोलॉजी कौन सी होगी, इसमें भी अरेंज करना है। तो औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक फरमान जारी किया था। ये जो फरमान है औरंगजेब का, ये ब्रिटिशों को ट्रेड करने की परमिट देता था बंगाल में। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है, क्योंकि पहली बार आया था तो यहाँ से काली मिर्च इत्यादि ले गया था, बड़ा मुनाफा उसको हुआ था बड़े पैमाने पर, तो लालच में दोबारा आता है। और पुर्तगाली गवर्नर बन के अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये भारत में आता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है। ये सारी सूचनाएं दे दी हैं। इनकी डेट अगर आपको पता है तो इसको व्यवस्थित करिएगा और बताइए क्रम क्या होना चाहिए। तो 71 आप देख रहे हैं और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें अगर आप व्यवस्थित करके देखें तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो आपको सही जानकारी देता है। मतलब 1667 का जो टाइम है, 1667 का, उस समय बंगाल में ट्रेड करने की जो परमिट है वो औरंगजेब के फरमान से अंग्रेजों को प्राप्त होती है। वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है, पहली बार आता है वो डेट तो आप जानते हैं, लेकिन दोबारा आता है वो समय कौन सा था, 1501 का था। 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये गवर्नर बन के आता है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है 1602 में। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो बी वाला क्रम है वो सही है। इसके बाद 72 को देखते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में सूचना पीछे दी है, अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, बताइए। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगीज पावर का ये रियल फाउंडर था भारत में। और कोचीन को इसने अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को इसी ने शुरू किया था और अपनाया था। 1511 का टाइम है कि इसने साउथ ईस्ट एशिया का जो महत्वपूर्ण बाजार क्षेत्र था मलक्का, उस पर अपना पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। ये सारी सूचनाएं दे दी। आपको ये बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। प्रश्न आप ध्यान से देखें। और 72वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ देखें आप, ब्लू वाटर पॉलिसी ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क का काम नहीं था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी, मतलब उसी के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। 1509 से लेकर 1515 तक का जो समय है उस समय तक अल्बुकर्क जो है वो रहता है। इसके बाद 73वें प्रश्न को देखें। यहाँ कहा जा रहा है कि पहली जो डच फैक्ट्री है वो स्टैब्लिश हुई थी और कहाँ पर हुई थी वो जगह बताइए। जगह आपको बतानी है, नीचे नाम दिए हुए हैं। 73 करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसमें से सी वाला हो जाएगा। ये मसूलीपत्तनम में स्टैब्लिश होती है। पहली वाली जो डच फैक्ट्री है वो 1605 में स्टैब्लिश होती है और जगह थी आपकी मसूलीपत्तनम। वैसे देखें तो सूरत में ये लोग स्टैब्लिश करते हैं 1616 में। 1641 का जो समय है 1641 का, उस समय ये विमलीपत्तनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। और बंगाल में जो पहली डच फैक्ट्री स्थापित होती है वो पीपली नाम की जगह होती है और समय था 1627 का। इसके बाद अगले प्रश्न में चले, यानी 74वां पूछ रहा है कि 1601 से लेकर 1612 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे की दर प्रतिवर्ष कितनी थी। मुनाफा इन लोगों को हर साल कितना % होता था वो आपको बताना है। समय एक दे दिया है कि उस टाइम रेंज के भीतर देखिए। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 20% का मुनाफा आमतौर पे हुआ करता था। ये समय था 1601 से लेकर 1612। इतना बुरा भी नहीं है, शुरुआती है और इतना खराब भी नहीं। इसके बाद 75 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि गलत कौन सा है बताइए। तो कैप्टन हॉकिंस ऐसा पहला अंग्रेज था जिसने कि समुद्र के रास्ते भारत की जमीन पर पैर रखा था। और 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री लगाने की परमिट दे दी थी, मतलब ये अपना स्थायी कारखाना वहां पे चला सकते हैं। 1611 में अंग्रेजों ने मसूलीपत्तनम में एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, मतलब जो ट्रेडिंग हाउस है वो इन्होंने स्टैब्लिश किया था मसूलीपत्तनम में। तो ये सारी सूचनाएं हैं। अब गलती कहाँ पर है वो बताइए। तो 75 का जो राइट आंसर है वो इसमें अच्छे से पहले देख लीजिएगा, डी वाला हो जाएगा। कोई भी कथन गलत नहीं है, जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब की सब पक्की है और इसलिए हम डी का चयन करते हैं कि कोई गलती नहीं है। 76 को देखिए,
कहा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यक्ष रूप से 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है। चंपारण आंदोलन, गांधी जी का पहले वहीं से इंट्रो होता है भारत में, उससे पहले इनका राजनीतिक करियर भारत में नहीं था, दक्षिण अफ्रीका में अपना काम कर रहे थे। तो इसमें आप बताइए कि कौन सा व्यक्ति इससे संबंधित था प्रत्यक्ष रूप से। वैसे तो पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, महादेव देसाई, नरहरि पारिख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखें डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तीनों लोग संबंधित थे। इसमें तीनों ही लोगों का नाम जो है वो चंपारण आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 77 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि मुंबई में 1921 में एक प्रचारक पुस्तिका प्रकाशित होती है जिसका नाम था गांधी बनाम लेनिन, गांधी वर्सेस लेनिन। और ये जो मैगजीन या ये कहा जाए कि बुकलेट पब्लिश होती है, इसका स्थान मुंबई है। और आप ये बताइए कि किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? यतीन्द्रनाथ थे, अजय घोष थे, फणींद्रनाथ घोष थे या फिर डांगे थे? 77। ये असल में जो इसमें आप देख रहे हैं पत्रिका, प्रचारक पुस्तिका असल में थी गांधी बनाम लेनिन। इसके लेखक थे S.A. डांगे और समय था 1921 का। बाकी जितने नाम आप देख रहे हैं वो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे, तो वो अलग चीज़ है। इसमें से हम डी को चुन लेते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रश्न संख्या 78 में पूछा गया कि 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया जाता है और ये कुछ ही वर्ष बाद, मतलब कुछ वर्षों के अंतराल के बाद, विश्व भारती के नाम से बहुत प्रख्यात यूनिवर्सिटी बन जाता है। इसकी कीर्ति इतनी बढ़ती है। तो वो समय कौन सा था जिस समय कि इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के तौर पर जाना गया, पूरी दुनिया में ये विख्यात हो गया? समय आपको सिर्फ बताना है इसमें। तो 78 आप देख रहे हैं, सी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। ये 1918 का समय था। विश्व भारती के नाम से ये प्रख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है और महान प्रहरी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी जाती है गांधी जी के द्वारा। तो इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है 1918 वाला, उसको चुन लेते हैं। इसके बाद 79वें प्रश्न को देखें। गलत विकल्प का आपको चयन करना है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में। तो इन्होंने 1936 का जो टाइम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी और बाद में यही पार्टी जो है ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। 1945 का टाइम है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। ये दो कथन है, अम्बेडकर से इनका संबंध है। अब आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? तो 79 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका ए होगा। पहला ही कथन गलत है, बाकी सब सही है। मतलब दूसरा वाला सही है, केवल पहला वाला जो कथन है वो गलत है और इसीलिए हम इसमें ए का चयन करते हैं। असल में ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1936 में और उसके बाद विधानसभा चुनाव इत्यादि होता है, 15 सीटें जीतते हैं और बाद में यही वाली जो पार्टी है ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के तौर पे परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें उल्टा दे दिया है और इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है, दूसरा वाला सही है। 80वें प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। डेनमार्क में भारतीय व्यापार के लिए 1620 में तंजौर में, मतलब ये डेनमार्क की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने तंजौर में अपना केंद्र स्थापित किया था और समय कौन सा था? 1620 का था। ठगी की जो प्रैक्टिस है उसको समाप्त करने का काम ये 1830 में किया गया था। ठगों का बड़ा आतंक हुआ करता था तो उसका दमन किया गया। भारत में पहला आने वाला डच जहाज था जिसका नाम था रेड ड्रैगन। ये डच जहाज है जो कि भारत आता है और इसका नाम था रेड ड्रैगन। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में एक इरिगेशन डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, इरिगेशन कमीशन स्टैब्लिश किया था असल में। अब इसमें आप ये बताइए गलती कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये भारत आने वाला जो रेड ड्रैगन नाम का जहाज था ये पहला डच जहाज नहीं था बल्कि पहला इंग्लिश जहाज था। ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक, डचों के द्वारा नहीं। बाकी सूचनाएं सही है। इसके बाद 81वें प्रश्न में कहा गया कि 1942 में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित किया जाता है और इसमें कौन से नेताओं की सहायता इसे प्राप्त होती है, मतलब किसके सहयोग से ये स्थापित होता है? तो नीचे नाम दे रखे हैं और पूरा प्रश्न आप देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नाम देख रहे हैं आप, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाना चाहिए। ये तीनों ही नाम उसमें शामिल होते हैं। आप डी वाले ऑप्शन को चुन लीजिए, ठीक। मतलब यह है कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो है 1942 में स्टैब्लिश होती है। 28 से लेकर 30 मार्च का समय है। जापान में टोक्यो में रहने वाले जो रास बिहारी बोस जी हैं इनके दिमाग में ये विचार आता है। फिर उसके बाद ये पूरा अपना सम्मेलन बुलाते हैं और सम्मेलन बुलाते हैं तो इसमें फिर बाकी लोगों का नाम भी जुड़ जाता है, जैसे कैप्टन मोहन सिंह है, निरंजन सिंह गिल है। ये सब लोग आपस में मदद करके जापान के सहयोग से स्थापित करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82 को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि 1939 में कौन सा शहर था जहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार जिनका नाम था पट्टाभी सीतारमैया, और इनको लगता था कि ये जीत ही जाएंगे, लेकिन नेताजी का जो प्रखर व्यक्तित्व था उसके आगे ये टिक नहीं पाते हैं। तो आप ये बताइए कि उनके खिलाफ इन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया था नेताजी ने, तो वो अधिवेशन कौन सा था, मतलब कौन से अधिवेशन की बात यहाँ पर हो रही है? तो यहाँ नाम दिए हैं, आप देखें। वैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगातार कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में विजयी सिद्ध होते हैं। पहला तो इनका हरिपुरा अधिवेशन था और दूसरा वाला आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 82 को आप देख रहे हैं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये त्रिपुरी अधिवेशन था, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन। और अंत में दोनों में से कोई भी अध्यक्ष नहीं बनता है, अध्यक्ष का पद दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला अधिवेशन था वो 1936 में हुआ था और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको बता दिया है। और ये फैजपुर अधिवेशन था, मतलब फैजपुर में हुआ था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये फैजपुर नाम की जो जगह यहाँ पे बताई गई है कौन से राज्य में?
राज्य का नाम आपको बताना है, यानी सारी सूचना प्रश्न में दे दी है, छोटी सी चीज आपसे पूछी जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में जगह है फैजपुर, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का फैजपुर है और वहां पे ये ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। अध्यक्ष का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। 84 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के अलग अलग भागों में नियमित रूप से कांग्रेस के गुप्त रेडियो का प्रसारण किया जाता था और इसे मद्रास तक सुना जा सकता था। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन व्यक्ति था जो कि इसका पूरा आयोजन किया करता था। हालांकि इसमें बहुत सारे नाम शामिल हैं, लेकिन नीचे जो नाम दिए हैं उसमें से आपको चुनना है। तो 84 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का नाम आप इसमें शामिल कर लीजिए। इसके बाद 85 पूछा गया इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो गांधी जी ने मुंबई का जो ग्वालियर टैंक मैदान था वहां से अपना भाषण प्रस्तुत किया था, ऐतिहासिक भाषण, और उसमें करो या मरो का नारा दिया गया था, डू और डाई। या तो आज़ादी के लिए संघर्ष करके विजयी सिद्ध हो जाइए और नहीं तो आज़ादी के प्रयास में शहीद हो जाइए, यानी करिए या फिर मर जाइए। तो ये वाला जो नारा है लोगों को आग लगा देता है, लोग एकदम से टूट पड़ते हैं आज़ादी की लड़ाई में, है ना। तो ये वाला नारा, और उसके बाद साइमन गो बैक का जो नारा है ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। भीकाजी कामा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक में भारतीय ध्वज फहराने वाली महिला के तौर पर जानी जाती है। अब आप ये बताइए कि गलती कहाँ पर है। गलती तो है इसमें, लेकिन कहाँ पर। तो 85वां प्रश्न आप देखें और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तीसरा वाला जो कथन है वो गलत है। भीकाजी कामा वैसे महान महिला थी, लेकिन ये झंडा फहराने वाला काम इन्होंने यहाँ पर नहीं किया था। ये काम किसने किया था? अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था, जिन्हें कि ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को, और ग्रैंड ओल्ड लेडी इनको कहा जाता था। इसके बाद 86 को देखते हैं। यहाँ देखिए गांधी जी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया था और इसमें जो सत्याग्रहियों का क्रम है वो दे रखा है। आपको ये बताना है कि सही कौन सा है। तो पहले जो सत्याग्रही थे वो ब्रह्मदत्त थे और दूसरे वाले थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे वाले थे विनोबा भावे। ऐसे उल्टा सीधा दिया हुआ है। आप ये बताइए कि सही कौन सा है। तो 86 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। दूसरे सत्याग्रही का नाम ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी इसे शुरू करते हैं और इसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, ठीक है, इनका नाम वैसे भी आप देखते हैं। दूसरे वाले जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे इंडिविजुअल सत्याग्रह में, और तीसरे वाले थे ब्रह्मदत्त। तो उस हिसाब से अगर देखें तो केवल जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही सही होता है, ठीक, मतलब बी को चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 87 को देखते हैं। कौन सा 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापित होती है उसके संस्थापक में गिना जाता है? मतलब संस्थापकों का नाम आपको चुनना है। वैसे सदस्य तो कई सारे थे, तो सदस्यों का नाम नहीं चुनना है। यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव का नाम दिया है, जयप्रकाश नारायण है, पुरुषोत्तम विक्रम दास है और गंगा शरण सिंह है। ये कुछ व्यक्तियों के नाम है, आप चुनकर बताइए। ये ध्यान दीजिएगा कि फाउंडर का नाम पूछ रहा है, मेंबर का नहीं। और इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। बाकी अगर देखा जाए तो 1934 में स्थापित हुई इस पार्टी में अशोक मेहता ये सदस्य थे। उसके अलावा सदस्यों में अच्युत पटवर्धन, मीनू समानी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं। प्रश्न संख्या 88 को देखिए। यहाँ कहा गया कि अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन जो है, यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए हैं कुल मिलाकर 3। जो सही है उसका चयन आपको करना है। तो यहाँ देखकर बताइए। देखिए दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और अलग अलग रियासतों से जो प्रिंसली स्टेट्स थी वहाँ से 700 से भी ज़्यादा जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। बलवंत राय मेहता, गोपाल गणेश अगरकर और GR अभ्यंकर, नाम इसमें सावधानी से देखिएगा। इनके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका को हम देखते हैं। मतलब ये पूरा जो आयोजन था इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप ये बताइए कि इसमें से जो कथन दिए हैं कौन सा आपका सही है। प्रश्न संख्या 88, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला दूसरा तो सही है, उसमें कोई संदेह नहीं, दोनों सही, ठीक। लेकिन तीसरे वाले में हल्की सी गड़बड़ है। कहाँ पर गड़बड़ है? यहाँ जो बलवंत राय मेहता के बाद नाम दे रखा है ना, गोपाल गणेश अगरकर, इनको बाहर कर दीजिए। यहाँ पर नाम होना चाहिए था मणिलाल कोठारी का, जिनका कि काफी अहम रोल था। तो कुल मिलाकर 3 लोग इसमें शामिल होते हैं, महत्वपूर्ण इसके आयोजन में अपना रोल प्ले करते हैं। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर, ठीक। तो हमने सही चुन लिया इसमें से ए वाले को। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं। इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1926 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। तो इसका चेयरमैन कौन था बताइए। MC राजा थे, जवाहरलाल नेहरू, या फिर ज्योतिबा फूले, या बाबा साहेब अम्बेडकर। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। MC राजा का नाम आप इसमें से चुन सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 90 को देखते हैं। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। 3 होते हैं कुल मिलाकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। साइमन कमीशन आता है और लाख विरोध के बाद अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसी की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो है इन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है लंदन में। और भारतीयों का इससे बहुत प्रचंड विद्रोह चल रहा था, हालांकि बहुत सारे लोग वहाँ शामिल होने जाते हैं। जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन था वो काफ़ी मायनों में खास था और अंत में इसी की जो रिकमेंडेशन है, मतलब गोलमेज सम्मेलन में जो फैसले होते हैं उसी के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है।
तो ये सारी बातें हैं। अब इसमें आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा किसने लिया था? दूसरा वाला। नाम दिए हैं और नाम जो दिए हैं उसमें से आपको चुनना है। लेकिन मजे की बात यह है कि आप इसमें से चुन नहीं सकते, ये आप भी जानते हैं। इसमें कांग्रेस की ओर से लीडर बनकर कौन गया था? गांधी जी गए थे। वो जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हुआ था उसमें ये बात तय हुई थी कि भाई आप जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें हिस्सा लेंगे और अपना जो काम चल रहा है आंदोलन वाला उसको यही समाप्त करेंगे। ये सारी वहाँ पे समझौते की बातें होती हैं। तो इसमें महात्मा गांधी का नाम दिया नहीं है, इसलिए हम किसी को भी चुन नहीं सकते। ठीक है, इसमें कोई भी नाम जो है वो हमारे काम का नहीं है। इसके बाद 91वें नंबर का जो प्रश्न है 91, उसको देख लेते हैं। 1929 में जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है वहाँ पे स्वयं सेवकों का एक संगठन स्थापित होता है लाल कुर्ती के नाम से, जिसको कहा जाता था खुदाई खिदमतगार। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो इसमें नाम दिए हैं और पहचानिए कौन सा नाम होना चाहिए। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि सीमांत गांधी भी कहा जाता था। गांधी जी जैसे इनके काम थे और ये सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी सक्रिय थे। माफ कीजिएगा, यहाँ निशान गलत जगह लग गया, तो यहाँ पे हम चुनेंगे बी वाले ऑप्शन को, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद 92वें नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया, यानी 92 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, इसमें निम्नलिखित में से किसने भारतीय रिपब्लिकन सेना के नाम से, यानी जो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है उसके नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें यह कहा गया कि भारतीय लोग जो है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर बगावत करें। तो यहाँ पर इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का नाम दिया है, उससे आप आराम से व्यक्ति का नाम पकड़ सकते हैं, इससे नाम किसका संबंधित है नीचे आप देखें। और 92 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा मास्टर सूर्यसेन, मास्टर दा। ये काफ़ी जटिल किस्म के इंसान थे, बड़े ही जिद्दी थे और अंग्रेज भी इनसे खौफ खाते थे। इन्हें प्रताड़ित करने के लिए जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अंततः अंग्रेजों के ये हाथ आते हैं तो इनके नाखून, इनके दांत, इनकी चमड़ी सब कुछ उधेड़ दी जाती है, बहुत इन्हें यातना दी जाती है और तब इन्हें मारा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है ये पार्टी, इसके संस्थापकों का नाम आपको चुनना है। तो यहाँ व्यक्तियों का नाम दिया है, आप बताइए इसमें से कौन कौन से व्यक्ति उसमें शामिल थे। सभी जाने पहचाने नाम है। और 93 को अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, बी को चुन लीजिए। देखिए केवल इसमें जो पहला और तीसरा है यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं को आप चुन सकते हैं। मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जो है ये 1928 में स्टैब्लिश होती है और इसमें 2 ही जने शामिल थे। दोनों जने की सोच आपस में मिलती थी, बस थोड़ा बहुत का अंतर था। 94 को देखते हैं। 6 जुलाई 1944 गांधी जी के संरक्षण में रहकर नेताजी अपना जो व्यक्तित्व है उससे दबा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें नेतृत्व का मौका नहीं मिल पा रहा था। गांधी जी उस पर पूरी मतलब जो पार्टी का क्षेत्र था उस पर हावी हो गए थे। तो इसमें कुल मिलाकर देश को आज़ाद कराना अंतिम ध्येय था और इसी के चलते उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया। तो इसमें आप देखें कि 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए संबोधित किया कि भारत की आज़ादी का अंतिम युद्ध शुरू हो गया है, अब ये अंतिम समय है, हमें पूरा जोर लगाना चाहिए और हम राष्ट्रपिता से ये उम्मीद करते हैं कि वो आशीर्वाद हमें प्रदान करेंगे। तो इसमें आप बताइए कि किसको संबोधित किया गया था। इसमें से जो नाम दिए हैं आप देखकर बताइए। तो 94 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, गांधी जी को वो संबोधित करते हैं और उन्हें राष्ट्रपिता कह के संबोधित करते हैं और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं। इसके बाद 95 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 1917 और 1918 का जो समय था, गांधी जी ने 3 संघर्षों में हिस्सा लिया, उनका राजनीतिक जीवन यहाँ शुरू हो गया था। गलत कौन सा है आप बताइए। तो चंपारण आंदोलन बिहार में होता है और ये किसानों का आंदोलन था। अहमदाबाद आंदोलन गुजरात में होता है, ये भी किसानों का था। और फार्मर मूवमेंट था खेड़ा वाला भी, जो कि गुजरात में होता है। इसमें गलती कौन सी है वो आपको ढूंढनी है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो बाकी जो है वो तो किसान आंदोलन थे, लेकिन जो अहमदाबाद वाला है ये मिल हड़ताल थी, मतलब जो कारखाना था उसमें मजदूर हड़ताल करते हैं, तो ये मजदूरों से, जो श्रमिक है उनसे जुड़ा हुआ आंदोलन था, न कि किसानों से। तो इसमें से हम दूसरे वाले ऑप्शन को यानी बी को चुनकर बाहर कर लेते हैं, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। 96 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बताइए। तो 4 जून 1903 का समय है। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन के नाम से एक पेपर पब्लिश किया था, न्यूज़पेपर पब्लिश किया था, और ये गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसकी जो लैंग्वेजेस है वो दी हुई है। गलत ऑप्शन इसमें से चुनकर आपको बाहर करना है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, दोनों ही सूचनाएं सही है। 4 जून 1903 की बात है, समय भी पूछा जा सकता है, और ये दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था जो पत्र है। कई सारी भाषाओं में पब्लिश होने की वजह से इसकी लोकप्रियता भी अच्छी खासी थी, तो हम डी को चुनते हैं। इसके बाद 97 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि किन लोगों ने मिलकर 1904 में मसूलीपत्तनम में किस्तना नाम की जो पत्रिका है उसको पब्लिश करना शुरू किया। ये कौन से व्यक्ति थे? व्यक्तियों का नाम आपको चुनना है और इसमें से आप ए वाले ऑप्शन को चुन लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ जो पहला और दूसरा है यानी टी प्रकाशम और कृष्णा राव वो इसमें शामिल होते हैं। 1904 का समय था, मसूलीपत्तनम से ये पत्रिका स्टार्ट होती है। इसमें वीरेशलिंगम पंतलू का नाम नहीं शामिल है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 98 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय जूट मिल के श्रमिकों के द्वारा 1906 का जो समय था, बजबज नाम के स्थान से भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना की जाती है। अब ये जो भारतीय मतलब इंडियन मिल हैंड्स यूनियन है, इसको इस्टेब्लिश करने में महत्वपूर्ण रोल किसका था, इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। नीचे कुछ महान व्यक्तियों के नाम दिए हुए हैं, उसमें से आप चुनिए।
देखिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अश्विनी कुमार बनर्जी के द्वारा ये जो इंपॉर्टेंट रोल है इसे प्ले किया गया था। और बजबज नाम की ये जो जगह है ना, ये पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो दक्षिण 24 परगना जिला है वहां पे पड़ती है। ठीक, तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं, अश्विनी कुमार बनर्जी। इसके बाद 99 को देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ, विरोध हो रहा था उसका, तो इसमें सबसे पहले किसका सजेशन था कि लोगों को अपना जो ब्रिटिश सामान का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रिटिश लोगों का जो सामान है, विदेशी सामान है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टोटल बहिष्कार कर देना चाहिए। तो ये बहिष्कार वाला जो सजेशन है ये किसका था बताइए। यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं और 99 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। कृष्ण कुमार मित्र ने ये सबसे पहले सलाह दी थी। और कैसे सलाह दी थी, तो ये एक पत्र निकाल रहे थे, मतलब आप देखें कि इनकी जो बंगाली पत्रिका है, बंगाली मैगजीन है जिसका नाम है संजीवनी, उसके एडिटर हुआ करते थे। और उसमें पत्रिका में 13 जुलाई 1905 का जो इसका अंक प्रकाशित होता है उसमें ये सजेशन दिया जाता है, एडिटोरियल उसका रहता है, उसमें सजेशन रहता है कि जो विदेशी वस्त्र है उनकी होली जलाई जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस पूरे टेस्ट का देखते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में काम किया था। मतलब ओवरऑल दादा भाई नौरोजी का प्राइवेट सेक्रेटरी कौन था, इसमें से कौन सी महिला थी वो आपको बताना है। नीचे नाम दिए हैं, सभी महिलाओं के नाम आप देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ये भीकाजी कामा थी, मैडम भीकाजी कामा, इन्होंने निजी सचिव के तौर पे दादा भाई नौरोजी के काम किया था। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं और यहाँ पर इस टेस्ट का समापन होता है। आशा है कि आपने प्रश्नों का आनंद उठाया होगा और खुद से भी हल करने का प्रयास किया होगा। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट जारी रहेंगे, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।